Yes guys, so finally let's time to begin this session for marginal costing वाला revision part. Hey guys, this is CACMA Astos Lata from Jaipur, Rajasthan for you all. So guys, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है। और कैसे आसान है आज आप लोगों को नजर आएगा कि आखिरकार जितने लोग, पहले मुझे यहां पर एक बार छोटा सा आप लोगों के साथ हेल्प चाहूंगा। मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज से पहले कभी भी मतलब कि मेरी क्लास परचेज नहीं करी हुई है। दैट मींस आप लोग मेरे यहां के रजिस्टर्ड स्टूडेंट नहीं है। तो आप अगर मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट है तो यस लिखेंगे, रजिस्टर्ड स्टूडेंट नहीं है तो नो लिखेंगे, वाई और एन भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो फटाफट से योर लेक्चर्स आर रियली हेल्पफुल सर, थैंक यू सो मच रिदम दास, थैंक यू सो मच। तो फटाफट से वाई और एन लिख के बता दीजिए सो दैट मुझे भी आइडिया लग जाए कि भैया कितने लोग हैं जो कि मेरे स्टूडेंट नहीं होकर के भी लाइव सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। हमारे वाले स्टूडेंट तो ऑलरेडी जानते हैं कि भैया आज तो सर किस लेवल का पढ़ाते हैं। तो फटाफट से मैं वेट कर रहा हूं आप सभी लोगों का कमेंट सेक्शन में। वाई एन यस यस ओके, अभी तक 2 नो आए हैं, 3 नो, 4 नो, यस नो यस नो 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 यस नो यस नो यस नो यस नो यस नो यस नो का मिक्स चल रहा है। कोई बात नहीं, दैट्स ग्रेट। सो 90 पीपल्स अब हम लोग को ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, इवन 90 से प्लस हो चुके हैं। तो नाउ इट्स टाइम टू बिगिन दिस सेशन। और दोस्तों आप लोगों का ये जो चैप्टर है इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर लेता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को आज के इस पार्ट में क्या क्या कवर होने वाला है वो बता रहा हूं। आपके आज के इस सेशन के अंदर कवर अप हो जाएगा, आपके आज के इस सेशन में कवर अप हो जाएगा आप लोगों का मार्जिनल वर्सेज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला पार्ट। सर ये क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को पता नहीं आइडिया है कि नहीं है। आप लोगों के सिलेबस में एक कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के इंसर्ट किए गए हैं। अगर मैं बात करूं प्रिसाइसली सीएमए फाइनल के लिए, तो सीएमए फाइनल के लिए इस चैप्टर से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इंसर्ट किए हुए हैं, क्योंकि मेरे पास मेरी बुक है और आपको तो पता ही है मेरी बुक में क्या क्या कवर है। इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, वर्कबुक, पास्ट एग्जामिनेशन पेपर, सब कुछ कवर्ड है। अगर आप लोग मेरे स्टूडेंट है तो आपके पास बुक होगी, नहीं हो तो कोई बात नहीं, हमारी वेबसाइट से जाके परचेज कर सकते हो। और चाहो तो सॉफ्ट कॉपी में चाहिए, ई बुक चाहिए तो हमारी एलपीएस CACMA करके एंड्रॉइड ऐप है, वहां से आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारी बुक के अंदर आपको इसके क्वेश्चंस नजर आएंगे 1, 2, 3 एंड 4। टोटल 4 क्वेश्चंस हैं मार्जिनल वर्सेज एब्जॉर्प्शन में। आखिरकार क्या है ये मार्जिनल वर्सेज एब्जॉर्प्शन का टॉपिक, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। एक ऐसा टॉपिक है जहां पर हम लोगों को क्या करना होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग से प्रॉफिट निकालना होता है और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से प्रॉफिट निकालना होता है। पॉइंट अराइज होता है सर ये मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है। दोस्तों आप लोगों ने, अगर आप लोग इंटर के स्टूडेंट हैं तो भी आप लोगों ने देखा होगा, फाइनल के स्टूडेंट है तो इंटर में ऑलरेडी देख के आए होंगे। आपकी कॉस्टिंग के जो सिलेबस है ना, उसको इंस्टीट्यूट ने बाइफरकेट किया हुआ है। कुछ चीजें आप लोगों के कॉस्ट एलिमेंट्स का पार्ट होती हैं, जैसे कि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। कुछ चीजें हैं जो आपकी कॉस्ट बुक कीपिंग का पार्ट होती हैं, जैसे कि आप लोगों का इंटीग्रेटेड कॉस्टिंग, इंटीग्रेटेड जो आपका है, इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड, आपका रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला पॉइंट, तो वो कॉस्ट बुक कीपिंग का पार्ट है आपका, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑल। फिर कुछ पार्ट आते हैं आप लोगों के जो आपके कॉस्टिंग के मेथड्स को डिफाइन करते हैं, जैसे कि जॉब कॉस्टिंग, आपका जॉब कॉस्टिंग है, यूनिट कॉस्टिंग है, बैच कॉस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है। ये सारे क्या हैं आप लोगों के लिए, ये हैं आप लोगों के मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। अब पॉइंट अराइज होता है कि सर कॉस्टिंग क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑल्दो आप लोग अगर फाइनल में तो आप लोगों को तो पता ही है कॉस्टिंग क्या है। कॉस्टिंग इज ए मेथड और टेक्निक टू कैलकुलेट कॉस्ट। मतलब कि कॉस्टिंग इंक्लूड्स बोथ, कॉस्टिंग इंक्लूड्स बोथ, कॉस्टिंग इज ए मेथड और टेक्निक टू कैलकुलेट द कॉस्ट। मतलब कि इसके अंदर आप लोगों के लिए कॉस्टिंग के अंदर आपके मेथड्स एज वेल एज टेक्निक दोनों कवर की जाती हैं। अब पॉइंट अराइज होता है सर मेथड्स तो आपने बता दिया कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग हुआ, आपका बैच कॉस्टिंग हुआ, यूनिट कॉस्टिंग हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हुआ, प्रोसेस कॉस्टिंग हुआ, ये सारे के सारे जो हैं ये आपके कॉस्टिंग के मेथड्स हैं, कॉस्टिंग के मेथड्स हैं। लेकिन सर कॉस्टिंग की टेक्निक्स क्या हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ कॉस्टिंग की टेक्निक्स इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड की, जिसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हुआ। आप लोगों के लिए अगर मैं बात करूं तो मार्जिनल कॉस्टिंग है, वो भी एक टेक्निक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, वो भी एक टेक्निक है। सर इसमें क्या करते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मार्जिनल कॉस्टिंग आप लोगों को बेसिकली बताता है कि आप लोगों को वैल्यूएशन किस तरीके से करना है और किस तरीके से प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है और किस तरीके से आप लोगों को कॉस्ट को ट्रीट करना है। तो ये सारी बातें आप लोगों के लिए। अब आप लोगों को ध्यान से सुनना है, मैं आगे जो बोलने जा रहा हूं वो
सबसे पहली बात कर रहा हूं मार्जिनल कॉस्टिंग की। मैं आप लोगों के लिए फुल स्क्रीन पर ही डिस्प्ले हो रहा हूं, डोंट वरी, मेरे पास ये वाली स्क्रीन भी अवेलेबल है और मैं इस स्क्रीन का भी यूज करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बट अभी मैं आप लोगों को जस्ट केवल इसके बारे में पूरा बता रहा हूं, तो आप लोगों को वहां पर हम देखने को मिलेगा। डोंट वरी, मैं हर एक चीज बहुत खुला करके आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो अब आप लोगों के लिए क्या रहेगा, अब पॉइंट आता है सर मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है। तो दोस्तों मैं जो टॉपिक पढ़ रहा हूं, पहले मैं बात करूंगा ओनली रिगार्डिंग मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और जिसे मैं बोलता हूं मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, उसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं कि कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट होता है मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन में। मतलब कि अब बात करेंगे केवल और केवल प्रिसाइसली मार्जिनल कॉस्टिंग की, माइंड में नहीं लेंगे कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है। तो दोस्तों मार्जिनल कॉस्टिंग क्या कहता है, दोस्तों ऑलरेडी बता चुका हूं, मार्जिनल कॉस्टिंग इज ए टेक्निक, है ना। तो ये टेक्निक है, कोई मेथड ऑफ कॉस्टिंग नहीं है, जैसे कि जॉब कॉस्टिंग होता है, बैच कॉस्टिंग होता है एंड ऑल। ये है एक टेक्निक। अब इस टेक्निक में क्या होता है दोस्तों, आपका जो प्रोडक्ट है ना, उसकी प्रोडक्ट का वैल्यूएशन होता है। अब वैल्यूएशन कैसे होगा दोस्तों, मार्जिनल कॉस्टिंग ये कहता है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है उस पर लगने वाली जो कॉस्ट है वो केवल और केवल वेरिएबल कॉस्ट है। मतलब कि आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर जो लगने वाली कॉस्ट है वो केवल वेरिएबल कॉस्ट है, और जबकि फिक्स्ड कॉस्ट, अब सर बच्चा बोल देता है सर फिक्स कॉस्ट भी तो खर्चा लगता है, तो क्या वो प्रोडक्ट का पार्ट नहीं करेगा? नहीं, मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है नहीं करेगा। तो फिर क्या करेंगे सर उसका, तो फिर उसका क्या करेंगे उस केस में, तो मैं आपको बताऊं, आपको यहां पर मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर दो पार्ट में डिवाइड होगा। आपका कुछ खर्चे वेरिएबल होंगे, कुछ खर्चे फिक्स होंगे। मैं आपको बता दूं, आप लोगों को हो सकता है फाइनल वाले बच्चों को तो ऐसा लगेगा अरे यार सर ये बहुत बेसिक पढ़ा रहे हो। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आप लोगों के लिए आज मार्जिनल कॉस्टिंग में जिस लेवल का लेकर के जाने वाला हूं ना, यू विल फील डिफरेंस कि आखिरकार मार्जिनल कॉस्टिंग है क्या। मतलब अगर आप लोगों को हल्का फुल्का भी इसमें लगता होगा ना डर, तो आपके हर एक कॉन्सेप्ट और ब्रेक इवन एनालिसिस में तो मैं इतना भयंकर वाला पोस्टमार्टम करके दिखाऊंगा ना आज आपको कि यू विल फील द डिफरेंस कि आखिरकार क्या है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या कहता है कि आप लोगों का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ना, मतलब कि आप लोगों का जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उस पर अगर आपको ट्रेसेबल, मतलब आपको कॉस्ट ट्रैक करनी है कि आखिरकार कितनी कॉस्ट इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे बनी, तो वो होंगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट। सर फिक्स्ड कॉस्ट को क्या करना है दोस्तों, फिक्स्ड खर्चा जो होता है वो कभी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर असाइन नहीं होता है। लेट्स सपोज से टेक एन एग्जांपल, आप लोगों को पता है मेरे पास आगे पीछे होता क्या है, कैलकुलेटर पड़ा होता है, पेन पड़ा होता है, तो जो भी पड़ा होता है मैं उसी को एग्जांपल ले लेता हूं। अब सपोज से आज तो सर ने कहा कि यार पैसा बहुत है, चलो कैलकुलेटर बनाते हैं, अपने बच्चों को भी बेच लेंगे। तो मैंने सोचा कि मैं कैलकुलेटर बनाने का प्लान कर रहा हूं। अब कैलकुलेटर बनाना है, कहां बनाऊंगा? फैक्ट्री में। तो मुझे एक चीज बताओ, फैक्ट्री के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फैक्ट्री के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, आइदर या तो मैं फैक्ट्री खरीद लूं या मैं रेंट पे लूं। इनिशियली अगर मैं नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं क्या चाहूंगा, अरे भैया खरीदने जाऊंगा 1.5 करोड़ की, करोड़ 1.5 करोड़ की आएगी, रेंट पे लूंगा 10-20 हजार में आ जाएगी, तो रेंट पे ले लेता हूं। मैं गया टीनेंट के पास, लैंडलॉर्ड के पास गया, फैक्ट्री के ओनर के पास गया और मैंने कहा साहब मुझे रेंट पर लेनी है आपकी ये जो फैक्ट्री प्रीमाइस है ना, वो मुझे वो लेनी है रेंट पर। अब इस रेंट पर अगर मुझे ये लेनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा वो आप हमें बता दीजिए। तो आपको बता दूं उसके लिए आपको क्या करना होगा। वो कहेगा साहब आप अगर 1 महीना इस प्रीमाइस को यूज करते हो तो मैं आपसे 25,000 रुपीज रेंट चार्ज करूंगा। ध्यान से सुनना, मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं इसका मतलब क्या हुआ। आज सपोज से मैं जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 27 अप्रैल हो रही है, मैंने बात किया कि मैं आपसे आज बात करने आया हूं, लेकिन मैं रेंट पर लूंगा 1 मई से, 1 मई से मैं लेने वाला हूं। तो अब मुझे ये बताइए कि ऐसी सिचुएशन के अंदर मुझे रेंट कितना देना पड़ेगा। सर 1 मई से लेकर के 31 मई का 25,000 देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है। मुझे ये बताओ क्या लैंडलॉर्ड आकर के ये बोल सकता है कि आपने यहां पर 1 लाख कैलकुलेटर बनाए हैं इसलिए मैं आपसे रेंट ज्यादा लूंगा? क्या ऐसा बोल सकता है? से यस और नो? नहीं बोल सकता है। तो अगर वो ऐसा नहीं बोल सकता है तो फिर मैं क्या करूं? इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि सामने वाले को कोई मतलब नहीं है आप यहां पर कितने यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हो। उसका कहना तो बड़ा सिंपल है कि आप यहां पर 1 महीना इस पर्टिकुलर प्लेस को यूज करोगे तो 1 महीने का हमारा जो रेंट है वो 25,000 है। इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे यह समझ में आ रहा है कि जो रेंट है ना वो आपके टाइम के बेसिस पर लग रहा है। मतलब कि अगर मैं 2 महीने यूज करूंगा तो 25 से 50,000 हो जाएगा, 3 महीने यूज करूंगा तो 25 मल्टीप्लाई बाय 3 75,000 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप लोगों का जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो इस तरीके से चलता है। अब अगर वो इस तरीके से चलता है तो क्या वो पर्टिकुलर कोई किसी पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट पे मैं इससे पूछूं अरे ओ कैलकुलेटर चल बता,
तू 400 रुपए का बिकता है ना, चल बता तेरे में रेंट का कितना पार्ट है। तो ये क्या बोलेगा, अरे पागल है क्या, पागल है क्या, रेंट का पार्ट इस पे थोड़ी होता है। रेंट का पार्ट हम पूरे साल भर का एक साथ मैं मेरी तरफ से जो बचा के देता हूं वो आपको दे दूंगा, उसमें से आप अपना रेंट का खर्चा निकालना, उसमें से निकालना आप अपने रेंट का खर्चा। मैं तो मेरे पास से जो निकाल के देता हूं दैट मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसे आप लोग जानते हो कंट्रीब्यूशन के नाम से। और मैं आपको बता दूं ये कैसे कैलकुलेट होता है, जब आप अपनी सेल्स में से आपके वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देते हो तो आपके पास आता है कंट्रीब्यूशन। तो कैलकुलेटर भैया बोलते हैं आशुतोष जी मैं ना आपको कंट्रीब्यूशन निकाल के दे दूंगा, आप पूरे साल भर के कंट्रीब्यूशन में से पूरे साल भर का जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना दैट मींस रेंट वो लेस कर लेना। अब मैंने पूछा अच्छा तो आप मुझे ये बताओ आप कितने में बिकोगे। उसने कहा साहब मैं 400 में बिकूंगा। मैं कहा अच्छा तो 400 में आप बिकोगे तो इसके लिए आपके अंदर क्या क्या खर्चा लगेगा। तो उन्होंने कहा मेरे अंदर सारे बटन्स लगेंगे, प्लास्टिक का पूरा मोल्डिंग करके बिल्कुल फिनिशिंग करके स्क्रीन होकर के ये मटेरियल लगेगी। इसके लिए मैंने कुछ लेबर बुला रखी है जो इसके स्क्रू को कसने का, इसकी फिनिशिंग करने का, इनके अंदर पूरा इसको जो है असेंबल करने का काम करती है। तो उसमें लेबर कॉस्ट लगती है। वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ट्रेस हो सकती है क्या? आंसर है यस, पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ट्रेस हो सकती है। क्यों? आज सपोज से मैंने किसी को कहा कि भैया मैं आपको 100 रुपए दूंगा इसको बनाने के लिए, दैट मीन्स लेबर कॉस्ट पर यूनिट। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैंने इससे पूछा कि आपके अंदर मटेरियल लगा, मटेरियल कितने का है? थैंक गॉड फाइनली हम लोग 100 क्रॉस कर चुके हैं, दैट्स ग्रेट। तो आप लोगों के लिए यहां पर क्या है, आप लोगों का यहां पर ये मटेरियल हो गया, कुछ लेबर का पार्ट भी आ गया। अब इसका मतलब 400 रुपीज में से उसने कहा कि 100 रुपीज का मटेरियल और 100 रुपीज का ही लेबर, 100 रुपीज का मटेरियल है, 100 रुपीज का ही लेबर है। तो अब इसका मतलब क्या करने का है सर? बड़ा सिंपल है, 400 रुपीज की सेलिंग प्राइस है, उसमें से 100 का तो मटेरियल और 100 की वेरिएबल आपका लेबर। वेरिएबल ओवरहेड में मानता हूं कि सपोज से फॉर एग्जांपल टेकिंग एन एग्जांपल कि कुछ नहीं है, तो इसका मतलब एक कैलकुलेटर आपको 200 रुपए कमा के दे रहा है। क्या एक्चुअल में हमारी, अगर मैं बात करूं सपोज से हम लोगों ने हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा लाटा ब्रदर्स ग्रुप, दैट मीन्स लाटा ब्रदर्स ग्रुप। क्यों? क्योंकि दैट्स मतलब ये कह सकते हो आप एक प्रकार से छोटा सा सपना भी है हमारा, मेरा एंड मेरे ब्रदर का। आप में से शायद मोस्ट ऑफ द पीपल जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको बता दूं दैट मेरे जो ब्रदर हैं ही इज ऑल्सो सीए एंड सीएस। तो जो सीए सीएस आदित्य लाटा सर हैं वो एंड सीए सीए में आशुतोष लाटा सर, इन दोनों का एक कॉमन जॉइंट वेंचर है लाटा ब्रदर्स ग्रुप। तो लाटा ब्रदर्स ग्रुप के लिए क्या 200 रुपए की कमाई हुई क्या? आंसर है नो। क्यों? जैसे ही मैं बोलूंगा, मैं आया चौड़ा होके, अरे सुनो 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 लक्की भैया सुनो, मैं जो आदित्य सर है उनका घर में नाम है लक्की, मेरा घर में नाम है हैप्पी। मैंने कहा लक्की भैया सुनो सुनो सुनो, आपके लिए ये जो मैंने है ना आज 200 रुपए कमाए हैं एक कैलकुलेटर पर। उन्होंने वो क्या बोलेंगे, एक कैलकुलेटर पर तुमने 200 रुपए कमाए। अब वो जो लैंडलॉर्ड है ना, वो जो 1 तारीख को आकर के किराया मांग के जाएगा, वो कहां से आएगा? मैंने कहा ओ भाई साहब वो तो मैं भूल ही गया था, वो तो मैं भूल ही गया था। तो अब मुझे क्या करना है, 200 रुपए का मैं कैलकुलेटर बेच रहा हूं। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, क्या यहां पर रेंट वाला पर डे रेंट लेने आता है क्या? नो, वो रेंट लेने आएगा पूरे महीने भर का। तो अगर मैं बोलूंगा लक्की भैया आप मुझे एक चीज बताओ, फिर अपन ने प्रॉफिट कितना कमाया, तो अगर प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे बेटा अपन साल महीने के एंड में, मतलब कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में हम लोग कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर पीरियड के बाद में अगर हम लोग कर सकते हैं दैट मींस कब? लेट सपोज से मैंने 31 मई को किया, तो 31 मई को हमारे पास जो है ना 200 रुपीज एक कैलकुलेटर से हम लोग कमा रहे हैं, और लेट सपोज से हमने 1000 कैलकुलेटर पूरे महीने में बेच दिए। इसका मतलब हम लोगों ने कितने की सेल कर दी? 2 लाख रुपए की, सॉरी 2 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन कमा लिया। 400 रुपए में बेचा तो दैट मीन 4 लाख में बेचा, और 2 लाख रुपए हमने वेरिएबल कॉस्ट के देकर के हमने कमा लिए कितने? 2 लाख रुपए। क्या 2 लाख कमा लिए? नो। इसमें से आप लोगों को लेस करना है 50,000 की आपकी फिक्स कॉस्ट, तो दैट मीन्स हम लोग नेट प्रॉफिट कमा रहे हैं 1,50,000। यह कहता है मार्जिनल कॉस्टिंग। इसका मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग क्या बोलता है? मार्जिनल कॉस्टिंग बोलता है आप अपने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है ना उसको आप अपना मान सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को आप अपना मान सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको एज ए पीरियड कॉस्ट मान करके राइट ऑफ करने का है, उसको एज ए पीरियड कॉस्ट करके राइट ऑफ करने का है। ये आप लोगों ने सीखा है, लेकिन अब आप लोगों ने जो सीखा है ना उसमें थोड़ा सा तड़का लगाते हैं। ये तो आसान भाषा में सीख लिया,
कि भैया 400 रुपए का तो सेलिंग प्राइस, 200 रुपए का आपका ये। अब लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे होता है, आइएगा देखते हैं। अब आप लोगों को बताया था ना मैं इस स्क्रीन का भी यूज करूंगा, तो इस स्क्रीन का कैसे यूज करेंगे देखिएगा। आज सपोज से मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। ये तो हमने बता दिया कि साहब मई में बिजनेस ओपन किया था, मई में काम हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ऐसा कभी होता है कि आपने जितनी यूनिट का प्रोडक्शन किया उतनी की उतनी यूनिट्स बन गई, बिक गई? आंसर है नो। कुछ स्टॉक आप रिटेन भी करोगे और कुछ स्टॉक आपको पिछले साल से भी आएगा। तो लेट सपोज से टेक एन एग्जांपल, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक आता है, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक आता है 10,000 कैलकुलेटर का। मैंने इस साल प्रोडक्शन कर दिया, सपोज से मैंने इस साल प्रोडक्शन कर दिया कितने कैलकुलेटर का, लेट सपोज से मैंने कैलकुलेटर बना दिया साहब 40,000, और उसके बावजूद भी मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक जो है ना वो फिर भी मेरे पास बच गया, लेट सपोज से कितना बच गया, 5,000। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या आप लोगों को अगर ये पूरी कैलकुलेशन दी हो तो क्या आप लोग इसमें से सेल्स की क्वांटिटी निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल। अरे बचपन में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था क्या? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखे थे? ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या करते थे, टू ओपनिंग स्टॉक, टू प्रोडक्शन, बाई क्लोजिंग स्टॉक और बाई सेल, ऐसे ही करते थे ना, यही किया करते थे हम लोग। तो ओपनिंग स्टॉक 10,000, प्रोडक्शन 40,000, टोटल क्वांटिटी अवेलेबल 50,000। 50,000 हमारे पास अवेलेबल थी और 5,000 हमारे को पूरे साल के एंड में अवेलेबल थी। इसका मतलब हमने सेल करी है 45,000, बैलेंसिंग फिगर से आ गया 45,000 हमने सेल करी है। अब ध्यान से समझना, 45,000। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालते समय हम लोगों को क्या करना है, प्रॉफिट निकालते समय सर हमको इस सेल को पकड़ना है, क्योंकि हमारे पास रेवेन्यू का सोर्स क्या है, सेल्स। अब मुझे एक चीज बताओ, सेल्स तो है 45,000 की, सेल्स तो है 45,000 की, खर्चा लग गया आपका 50,000 या 45,000 का? आंसर है 45,000 का, आंसर है 45,000 यूनिट का। ध्यान से सुनना, अब क्या हुआ, ये जो 10,000 यूनिट थी ये कब बनी होगी सर, ये पिछले साल बनी होगी। तो मुझे एक चीज बताओ, कोई जरूरी है इस साल मटेरियल जिस रेट में आया पिछले साल भी उसी रेट में आया हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि आपने जिस रेट के अंदर पहले आपका ओपनिंग स्टॉक आपने लिया, ओपनिंग स्टॉक जो पिछले साल बना वो उसी रेट में बना होगा? आंसर है नो, नहीं बना होगा। तो फिर तो सर गहन चिंता का विषय हो गया, फिर तो गहन चिंता का विषय हो गया सर। मैंने कहा कैसे सर, आप यहां पर कहोगे 1,05,000 यूनिट बेची है, सॉरी 45,000 यूनिट्स हमने बेची है और 45,000 यूनिट्स को हमने सर 400 की रेट में बेचा। लेट सपोज से इस साल की वेरिएबल कॉस्ट है 200, तो क्या आप ऐसे कर दोगे क्या, 45,000 एट द रेट 200 का वेरिएबल कॉस्ट, क्या ऐसा कर दोगे क्या? बच्चा बोलता है यस सर मैं ऐसा कर दूंगा, और मैं कह दूंगा मैं आपको 0 नंबर दे दूंगा। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होगा? ऐसा होने के पीछे लॉजिक बताओ सर। मैंने कहा इसके पीछे का लॉजिक बताता हूं, क्योंकि आप लोगों ने ये जो 45,000 यूनिट्स जो आपने बेची होंगी ना, इसमें आपको कहां से यूनिट बेची होगी आपको पता है। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी विल ऑलवेज अज्यूम फीफो लगाए। इसका मतलब यह है कि सर 45,000 यूनिट्स जो है जो हमने बेची हैं उसमें से 10,000 यूनिट तो जो हमारी ओपनिंग स्टॉक से आई थी वो बेची होंगी, और 35,000 जो है वो हमने जो इस साल प्रोडक्शन किया उससे। सर इस साल तो 40,000 का प्रोडक्शन किया था, मैंने कहा उसमें से आप ध्यान देखो 5,000 यूनिट क्लोजिंग में बच गई हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हमने 45,000 यूनिट्स हमने इस साल बेची हैं उसमें से 10,000 तो ओपनिंग वाली हैं, 35,000 हमारी करंट ईयर के प्रोडक्शन वाली हैं। अब इसके लिए क्या मैं ऐसे अलग अलग कैलकुलेशन करूंगा 10,000 और 35,000? नो, मैं इसका एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करूंगा, मैं इसका एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करूंगा। और सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कैसे, एक पर्टिकुलर प्रॉपर टेबल बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं इसकी एक टेबल बनाऊंगा, पर्टिकुलर्स लिखूंगा, उसमें मैं एक क्वांटिटी का कॉलम बनाऊंगा, एक मैं मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं मार्जिनल कॉस्टिंग की बात कर रहा हूं और मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है ऑलवेज वैल्यू योर प्रोडक्ट एट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो अब इससे आपके पास आएगा टोटल। अब ध्यान से सुनना, लेट सपोज से जो 200 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट इस साल है वो पहले के सालों में 190 ही रही थी, मतलब कि पिछले साल 190 ही थी। तो अब ऐसे केस में क्या करने का है,
ऐसे केस के अंदर देखो ध्यान से सुनिएगा, हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे आखिरकार वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो हमने हमारा प्रोडक्ट बेचा उसकी वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, हम लोग लेंगे जी ओपनिंग स्टॉक। हमारे पास एक ओपनिंग स्टॉक नामक चीज है जो कि है हमारे पास 10,000 और एक यूनिट पर हमारी वेरिएबल कॉस्ट लगती है 190। एक यूनिट पर 190, तो एक यूनिट पर 190 मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो दैट मींस 19 लाख रुपीस का तो हमारे पास ये स्टॉक पिछले साल से आया है। ये पिछले साल से आया है। इसके अलावा हमने प्रोडक्शन किया है इस साल। इस साल जो हमने प्रोडक्शन किया दोस्तों वो कितना किया सर, इस साल हमने प्रोडक्शन किया है 40,000 किया, कितना किया है? यस सर 40,000। तो 40,000 यूनिट्स हमने इस साल प्रोड्यूस करी है। अब इस साल का जो प्रोडक्शन है दोस्तों वो कितना यूनिट का है? इस साल का जो प्रोडक्शन है उस पर हमारी वेरिएबल कॉस्ट लगी है 200 की। तो अकॉर्डिंगली अगर 200 की बात करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 80 लाख। अब इसका मतलब इतने रुपए का स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है। अब आप मुझे बताओ आपके पास यहां पर से क्लोजिंग स्टॉक आएगा ना, क्योंकि ऐसे करके तो आपके पास कितनी यूनिट बन गई, मैं ये टोटल लगा रहा हूं, ऑल्दो एग्जाम में आपको नहीं लगाना है। कितना है इसका मतलब यह है कि सर हमारे पास 50,000 यूनिट है और 50,000 यूनिट हमारे पास कितने की होगी, 99 लाख की। कई बार बच्चा बोल देता सर इसका वेटेड एवरेज ले लो, आंसर है नो। इन दी एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी विल ऑलवेज गो फॉर फीफो। हम हमेशा फीफो पे जाएंगे। फीफो क्या कहता है कि आपने जो सेल किया ना वो पहले आपने ओपनिंग स्टॉक में से लिया होगा, फिर प्रोडक्शन में से लिया होगा, और अगर उसके बावजूद अगर आपने सेल जो किया वो आपके ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन की क्वांटिटी से कम किया है, अगर उसकी क्वांटिटी से आपने कम किया है तो ऐसे केस के अंदर आप लोगों के लिए क्या रहेगा, आप लोगों का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपका प्रोडक्शन से आएगा। कहां से आएगा? प्रोडक्शन से। और कितनी क्वांटिटी है? 5,000। 5,000 का क्लोजिंग स्टॉक आया तो वो कहां से आया सर? वो आया आप लोगों के लिए प्रोडक्शन से। तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आपका हो जाएगा 200 पर ही। तो अकॉर्डिंगली 5,000 पर आ जाएगी 10 लाख रुपीस की क्लोजिंग स्टॉक। अब मुझे एक चीज बताओ, क्लोजिंग स्टॉक क्या मेरी सेल का पार्ट बनेगा क्या? नो। इसीलिए मैंने इसको कर दिया लेस, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर हो रहा है। वो कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर हो रहा है, इसका मतलब बड़ा सिंपल है। इसका मतलब आपके लिए वो आपका कभी भी आपकी कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि वो कॉस्ट लगी तो इस साल है लेकिन वो बिक नहीं रही है इस साल। तो वो इस साल नहीं बिक रही है, इसका मतलब वो अगले साल बिकेगी। तो हमने उसको कर दिया लेस, और इनको जैसे ही आप लेस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और वो कितना आ जाएगा सर? 45,000 यूनिट्स। और इसके अंदर आपकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी सर? 99 माइनस 10, 89 लाख। अब आप ध्यान से देखो, अगर हम इसको 45,000 को पूरा डायरेक्टली 200 पर ले लेते तो हमारे लिए कॉस्ट आती 90 लाख की, जबकि हमारी एक्चुअल में जो कॉस्ट लगी है वो लगी है 89 लाख की। इस तक किसी को भी किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। यहां तक कि 89 लाख जो मैंने कैलकुलेशन करी, इसमें किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो मुझे फटाफट से अपडेट कर दो कि यस सर क्लियर है, या कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यहां 89 लाख तक में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग मुझे फटाफट से टाइप कर लेना भैया। 112 लोग देख रहे हो, कम से कम रिप्लाई तो कर देना, 10-20 लोग तो कर देना कम से कम रिप्लाई। और अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कर देना, है ना, लाइक कर देना। बस इतनी सी डिमांड करूंगा, इससे ज्यादा नहीं। किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो बताइए भैया। क्लियर है? अखिल बोल रहा है क्लियर है, ओके। एक ही जना बोलेगा भैया, जब तक 5-10 लोग नहीं बोलेंगे ना तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। दीपांशु क्लियर, मोहित सर नो डाउट, अग्रवाल विकास क्लियर है, ओके ठीक है। तो इसका मतलब अगर 5-7 लोग बोल रहे हैं कि क्लियर है, क्योंकि बाकी लोगों को क्या है ना टाइप करने में अभी उसका मैसेज आ जाएगा ना तो रिप्लाई कर देंगे हम लोग, तब तो हम लोग इस क्लास को भी पॉज करना पड़ेगा, कर देंगे, लेकिन यहां पर रिप्लाई नहीं करेंगे। थैंक गॉड अब रिप्लाई आए, अब आए 10-15 लोगों के रिप्लाई, दैट्स ग्रेट। तो इसका मतलब 89 लाख हो गया। अब ध्यान से सुनना, यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट क्या है सर, इस वेरिएबल कॉस्ट की जो ये 200 एंड 190 की जो आपने कैलकुलेशन की है, इसमें क्या क्या शामिल होता है मैं आपको बता दूं दोस्तों। वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या होती हैं? अब कई बार बच्चे बोल देते हैं सर एज पर फंक्शन अगर हम बात करते हैं तो
कॉस्ट आपकी तीन तरह की जाएगी, प्रोडक्शन की अलग, एडमिनिस्ट्रेशन की अलग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की अलग। और मैं यहां पर आप लोगों के लिए एज पर एलिमेंट वाइज बात कर रहा हूं, तो मैं यहां पर वेरिएबल कॉस्ट में किस किस को पार्ट फॉर्म कराऊंगा वो ध्यान से सुनिएगा। आपका यहां पर ये जो 200 की कैलकुलेशन है, इस 200 की कैलकुलेशन का मतलब ये नहीं है वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। नो, मार्जिनल कॉस्टिंग ये कहता है, मार्जिनल कॉस्टिंग ये कहता है प्रोडक्ट के ऊपर केवल और केवल प्रोडक्शन से रिलेटेड जो वेरिएबल कॉस्ट है हम उसी को लेते हैं। हम सर मक्खन, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसका किसका, राधेश्याम बोल रहा है, आप समझ जाओ भैया। तो प्रोडक्शन जो है वही वेरिएबल कॉस्ट हम लोग लेते हैं। नहीं सर, गलत मत पढ़ाओ सर, आज तक हमने पढ़ा है सर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है। मैंने कहा मैं कब बोल रहा हूं कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन नहीं आता है। लेकिन ये जो वैल्यूएशन है ना, आपका ओपनिंग स्टॉक हुआ या क्लोजिंग स्टॉक हुआ, इनका वैल्यूएशन कभी भी आप लोगों के लिए प्रोडक्शन एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तीनों को मिलाकर के नहीं किया जाता है। वी विल टेक ओनली डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और आपका कोई भी वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड होगा वही लिया जाएगा। मतलब इसका मतलब यह बिल्कुल साफ है कि वेरिएबल अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होगा तो वो इस काम में कैलकुलेट में नहीं आएगा। कोई वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होगा वो भी इसकी कैलकुलेशन में काम में नहीं आएगा। कितने लोग इस बात से पहले ऑलरेडी वाकिफ थे? कितने लोग ऑलरेडी इस बात को ऑलरेडी जानते थे कि ये वाला पार्ट यहां पर कवर नहीं होगा? सच सच बताना भैया, यहां पर कोई सीएमए इंस्टीट्यूट के कोई भी एग्जामिनर नहीं देख रहा है, आप लोगों के कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, बट एटलीस्ट मुझे जरूर बताना कि आप में से कितने लोग इस वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर थे। ये वाला कॉन्सेप्ट आप में से कितने लोगों का ऑलरेडी क्लियर था? कितने लोग जानते थे कि भैया क्लोजिंग स्टॉक और वेरिएबल आपका ओपनिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो उसके अंदर वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड कवरेज नहीं था। एक स्वीकृति है, वो बोलती है मैं जानती थी, बिकॉज स्वीकृति मेरी खुद की स्टूडेंट है। कोई ऐसा है जिसको ये कॉन्सेप्ट पहली बार पता चला हो? सच सच बता देना। कोई यहां पे इज्जत जाने और आने वाली बात नहीं है, सबको उतना ही आता है। आप ये ध्यान रखो, जितना आपको आता है ना उससे कम आता है दूसरे वाले को, उससे कम ही आता है। ये कॉन्फिडेंस है, यही रखने का जिंदगी में। दीपांशु बोल रहा है आपने बताया था क्लास में सर। ओके, अब ये मेरी क्लास वाले, यस सर इन आवर रेगुलर बैच मुझे पता था, यस सर। राधेश्याम स्वामी नहीं पता था बिकॉज ही वॉज नॉट माई स्टूडेंट। शेफाली अभी क्लियर हुआ, दैट्स ग्रेट। चलिए दैट्स ग्रेट, क्लियर हो गया, दैट मैटर्स, ठीक है ना। तो यहां पर आप लोगों के लिए ये वाला जो पोर्शन है, अब इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब सर अभी तक जो हमने ये 89 लाख कैलकुलेट किया है इसके बेसिस पर अभी तक हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा। इसका मतलब तो सर ये हो गया हमारा कंट्रीब्यूशन अभी तक नहीं आया। मैंने कहा बिल्कुल आपने सही पहचाना, अभी तक आप लोगों का कंट्रीब्यूशन नहीं आया है। अभी तक आप लोगों के पास क्या आया है? सेल्स, जो कि कितनी है सर? 45,000 एट द रेट 400। तो 45,000 एट द रेट 400 है तो वो आ जाएगा 45,000 एट द रेट 400 तो आ जाएगा 180 लाख सेल्स है। इसमें से आप लेस करोगे आपका वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ सर क्लास में हुआ था सुमन, शी वॉज ऑल्सो माई स्टूडेंट फ्रॉम जयपुर इटसेल्फ। हमें तो पहले से पता था। हर्षल, ओके हर्षल वॉज ऑल्सो माई स्टूडेंट। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया? 89 लाख। अब हम लोगों को यह लगता है कि सब इसको लेस कर दिया तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, जबकि आंसर है गलत। इसको लेस करने से कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आता है, अभी तो कुछ और जलवे बाकी हैं। वेरिएबल कॉस्ट आएगी किसकी? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की। ऐसा बुक ऑथर्स बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की वेरिएबल कॉस्ट आएगी। मैंने कहा ऐसी कोई कॉस्ट होती ही नहीं है। बुक्स के अंदर आप लोगों को दी जाती है, आप लोगों ने आज तक जरूर देखा होगा वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जबकि मैं आपको बता दूं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई भी वेरिएबल कॉस्ट होती ही नहीं है। मुझे ये बताओ वेरिएबल कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे होगी? अरे भैया अकाउंटेंट को कभी ऐसे हो सकता है क्या एक कैलकुलेटर को बेचने की एंट्री अकाउंटेंट को सैलरी दी? ऐसा पॉसिबल है?
आपने मैनेजर को सैलरी दी एक कैलकुलेटर की, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। उनका कहीं पर भी लिंकेज ना तो प्रोडक्शन से होता है, हां वो लोग एक असिस्टेंस देते हैं, दे आर बेसिकली सर्विस डिपार्टमेंट, वो दे आर जस्ट असिस्टिंग अस फॉर द प्रोडक्शन पर्पज एंड फॉर द सेलिंग पर्पज। वो दोनों के केस में हमको असिस्ट कर रहे हैं, बट वो कहीं पर भी डायरेक्टली लिंक नहीं है प्रोडक्शन और सेल्स से, इसलिए वहां पर ऐसी कोई कॉस्ट होती नहीं है, बट एग्जाम के अंदर ऐसी दी जाती है। कई बार आपको वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी दे दिया जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर आप माइनस कर देंगे आप लोगों का वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड। और दोस्तों इन चारों को, तीनों को लेस करने के बाद, लेट सपोज से इनका फिगर ले लेता हूं 10 लाख और इनका फिगर आ गया सपोज से 11 लाख, तो ये अगर फिगर आ गया तो आपका ये बच जाएगा 17 लाख, और ये कहलाएगा आप लोगों का कंट्रीब्यूशन। और दोस्तों इसके बाद आप अपनी सारी की सारी फिक्स कॉस्ट, चाहे वो आपकी प्रोडक्शन की हो, चाहे वो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की हो, और चाहे वो आपकी सेलिंग की हो, ये तीनों की प्रोडक्शन जो फिक्स कॉस्ट है, इसको हम लोग एज ए पीरियड कॉस्ट ट्रीट करेंगे। और एज ए पीरियड कॉस्ट क्या होता है सर? ये शब्द क्या है सर? एज ए पीरियड कॉस्ट क्या होता है ये? दोस्तों आप ध्यान से देखो, मैंने एक पर्टिकुलर पूरे साल भर का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया है, तो अकॉर्डिंगली मैं यहां पर पूरे साल भर का ही फिक्स कॉस्ट ले रहा हूं, मैं यहां पर पूरे साल भर की ही फिक्स्ड कॉस्ट ले रहा हूं। और जब आप अपने पूरे साल के कंट्रीब्यूशन से या पूरे महीने का कंट्रीब्यूशन से, मतलब कि एक पर्टिकुलर पीरियड की कैलकुलेशन, उसके लिए जब आप अपने पर्टिकुलर उस पीरियड की फिक्स कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, इस कारण से आपको इसको एज ए पीरियड कॉस्ट बोला जाता है और इसको कंट्रीब्यूशन से एज ए पीरियोडिकल कॉस्ट राइट ऑफ किया जाता है। दिस वॉज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। लेट्स सपोज से ये 30 लाख है, तो अब ऐसा करने के बाद आपके पास एक फिगर आता है और उस चमत्कारी फिगर को हम लोग कहते हैं प्रॉफिट, और वो आ जाता है 40 लाख। उम्मीद करता हूं मार्जिनल कॉस्टिंग से प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है ये क्लियर होगा। फटाफट से मुझे अपडेट कर दीजिएगा, क्या आप लोगों को मार्जिनल कॉस्टिंग से प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होता है ये क्लियर है कि नहीं? मुझे फटाफट से अपडेट कर देंगे। आई एम वेटिंग गाइज, आई एम वेटिंग। मतलब कि मार्जिनल कॉस्टिंग से प्रॉफिट कैसे निकलता है कैलकुलेट हो गया है। अनिता वाघ यस सर, सरिता क्लियर है, अर्जुन यस सर, अनुषा डन, सुमन यस, राधेश्याम क्लियर, सलोनी यस, राहुल फुल क्लियर, शुभम यस क्लियर, अखिल नाइस, बुलबुल क्लियर है सर, क्लियर। ओके दैट्स इट। तो दैट मीन्स सबका क्लियर हो गया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, सर वेरी मच क्लियर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो भैया हिट द लाइक बटन पे ऐसा एक भी बच्चा नहीं होना चाहिए जो यहां पर क्लास में है और लाइक नहीं किया हो, है ना। अब ये वाली पोर्शन तो हो गया मार्जिनल कॉस्ट, जिसको मैं अगर बात करूं तो टफनेस का लेवल अगर मैं बात करता हूं तो मार्जिनल कॉस्टिंग जब अगर आपका 10 है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कम से कम 25 है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 25 है। अब सर डरा रहे हो क्या? आप तो कहते हो कॉस्टिंग आसान है। मैंने कहा आसान है, लेकिन कब? जब मैं समझा दूंगा उसके बाद, उससे पहले नहीं। तो उसके बाद में है तो उससे पहले नहीं है। तो आपको क्या करने का है? आपको करने का क्या है? अब ध्यान से समझना है। मैं आप लोगों को इसके नोट्स के ऊपर भी लेकर के आऊंगा, मैं आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, उसके बाद में लेकर के आऊंगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं 90% स्टूडेंट्स एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी महसूस करते हैं। सर आपने अभी प्रोडक्शन कॉस्ट लेते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग। सर शुभम कुमार आपका डाउट क्या है? थोड़ा क्लियर नहीं हुआ मुझे। सुप्रियो घोष क्रिस्टल क्लियर है सर, क्या बात है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। तो अब आप लोगों को देखो, मैं एक नेक्स्ट टेक्निक पर लेके जा रहा हूं जो क्या कहता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा इसमें। मतलब कहते हैं ना कि कानों में से हवा निकलती है कई बच्चों की इसमें, है ना। देखो प्रियंका ने क्या यूज किया एब्रिविएशन, सीसी, क्रिस्टल क्लियर, वाओ बहुत गजब। आइएगा अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की।
दोस्तों क्या हुआ, मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है कि साहब मैं 200 रुपए की कॉस्टिंग है सर। क्यों? क्योंकि हमारी 200 रुपए की प्रोडक्शन के अंदर लग रही है। ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर देगा, सर एडमिनिस्ट्रेशन की भी याद कर लो और सेलिंग की भी पता है। मुझे एक चीज बताओ, आपको किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर कितने रुपए की वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, क्या वो आपको बेचने से पहले क्लियर होता है क्या? एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग क्यों नहीं लिया शुभम? क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आपका जो स्टॉक का वैल्यूएशन है वो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर होता है। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग, आपने कॉस्ट शीट देखी है ना, कॉस्ट शीट के अंदर सबसे पहले क्या आता है सर, प्राइम कॉस्ट आती है, प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड। तो जो मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग अगर हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है डायरेक्ट मटेरियल ले लो, डायरेक्ट लेबर ले लो, डायरेक्ट एक्सपेंस ले लो और फैक्ट्री का जो वेरिएबल ओवरहेड है ना वो ले लो, दैट इज आवर प्रोडक्ट कॉस्ट। उसके बाद जो है ना, उसके बाद आता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, फिर उसके बाद में आपके पास आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और उससे निकल जाती है आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है ना, दैट्स ग्रेट। अराउंड 120 लोग देख रहे हैं, दैट्स गुड इनफ। तो अब इस कारण से उसको प्रोडक्ट कॉस्ट के ऊपर वैल्यू किया जाता है। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भैया क्या बोलते हैं, सर मेरे को थोड़ी समस्या है। मैंने कहा क्या समस्या है? सर मैं जब इस माल को बेचने जाता हूं ना तो मेरे को सर समस्या हो जाती है। मैंने कहा कैसे? सर देखो ना, आपने कहा 200 रुपए तो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है, मतलब वेरिएबल प्रोडक्शन की कॉस्ट है। इसके अलावा सर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग की जो भी वेरिएबल कॉस्ट है सर वो आप मान लो 50 रुपए। सर 250 रुपए हो गए। अब सर समस्या मेरे साथ कहां हो जाती है, सर मैं इस 250 पर अपना प्रॉफिट जोड़ूं क्या? केवल 250 पे अपना प्रॉफिट जोड़ लूं? सर मेरे को 50 रुपए का प्रॉफिट कमाना है, क्या मैं 300 रुपए की कॉस्ट ले लूं, 300 रुपए में बेच लूं, 50 का प्रॉफिट हो जाएगा सर? मैंने कहा अच्छा जी, फिक्स कॉस्ट कौन लेगा? सर फिक्स कॉस्ट कैसे लूं, समझ नहीं आ रहा सर, फिक्स कॉस्ट कैसे लेना है समझ नहीं आ रहा, कैसे ले सकता हूं सर? आप खुद सोच के दिखाओ ना सर। देखो आपने रेंट दिया 50,000 रुपए का, सर मैं कैसे चार्ज करूं, कौन सी कैलकुलेटर पर चार्ज करूं, कौन सी कैलकुलेटर पर चार्ज करूं? समस्या, घनघोर समस्या। तो ऐसे केस में क्या करने का, ऐसे केस के अंदर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आता है बीच में। अरे 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 अरे, आवाज नीचे, भाई आ रहा है, भाई ये हेल्प करेगा तुमको। कैसे हेल्प करेगा? वो कहता है कि आपने मार्जिनल कॉस्टिंग ने तो भैया ने क्या बोला कि वेरिएबल खर्चे जो हैं उनको तो आपके प्रोडक्ट कॉस्ट मान लो और फिक्स्ड कॉस्ट को एज ए पीरियोडिकल कॉस्ट मान लो। मतलब कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या बोलता है, मार्जिनल कॉस्टिंग बोलता है वेरिएबल कॉस्ट को तो आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट मान लो और फिक्स कॉस्ट को एज ए पीरियोडिकल कॉस्ट मान करके राइट ऑफ कर दो। लेकिन अरे मेरे भाई एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग को क्यों लिया है नीचे? अरे भाई साहब आपको कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन के लिए चाहिए। आपने यहां पर वेरिएबल को, अरे खर्चा तो लगाई है ना, अरे खर्चा तो लगाई है। आपको यहां पर वैल्यूएशन की बात आ रही है। आपका जो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है ना, मैं उसमें वैल्यूएशन हुआ है। आप जाकर के ऊपर देखोगे ना तो आपका ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हो चुका है। यहां पर जो नीचे मैं ले रहा हूं ना एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड आपका ये यहां एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड जो ले रहा हूं वो मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि मेरा कंट्रीब्यूशन निकल सके, क्योंकि चार्ज तो आपकी इस प्रोडक्ट से ही होगा। क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है कि आपकी वेरिएबल जितनी भी कॉस्ट है वो सारी की सारी राइट ऑफ तो आपके प्रोडक्ट से ही होंगी। लेकिन वैल्यूएशन जो है ना, वैल्यूएशन 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 जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है वो केवल और केवल आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट तक का ही पार्ट फॉर्म करेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा ये सीएमए करके जिनका भी नाम आ रहा है उनको, ठीक है ना। आइए तो अब आते हैं आपके एब्जॉर्प्शन पे। तो मार्जिनल कॉस्टिंग तो क्या कहता है साहब, वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट जो है वो आप लोगों के लिए एज ए पीरियोडिकल कॉस्ट रहेगी और उसको हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। लेकिन कहां बात हुई, बात जाकर के अटकती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है ना जी ना, और हमारा पैन क्या कहता है कि ना जी ना। एक बार है ना देसी नुस्खा अपना लो, इसका सेल बाहर निकालो, फूंक मारो, बस इसी से चलता है अपना। आधा इंडिया इसी के पीछे चलता है, मतलब रिमोट है। अब आपको पता है ना
आज अगर मेरा कैलकुलेटर नहीं चलेगा तो मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4 4 5 बार मारूंगा, फिर बटन दबा के देखूंगा, अरे वाह चल गया। और ये देसी नुस्खे काम भी कर जाते हैं। तो इस कारण से ये हमारे ग्लोबल लेवल पर ये माने हुए नुस्खे हैं। अब देखना ये पेन को भी, ये देखो कहा था ना मैंने, देसी नुस्खे हैं, फूंक मारी पेन चालू। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की। अब मार्जिनल कॉस्टिंग ने जो कहा, अगर वो भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ने वही कहा होता तो फिर इसका नाम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही क्यों रखा होता, इसको भी मार्जिनली बोल देते। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो लोचा है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या बोलता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोलता है साहब, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉस्ट है ना, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉस्ट है ना, चाहे वो आपकी वेरिएबल हो और चाहे वो आपकी फिक्स्ड हो, इसको मैं मानूंगा आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट। मतलब कि प्रोडक्शन की कॉस्ट, दैट मींस इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ओवरहेड, वेरिएबल एज वेल एज फिक्स्ड ओवरहेड, इसको तो मैं क्या मानूंगा, इसको तो मैं मानूंगा प्रोडक्ट की कॉस्ट। तो सर फिर इस प्रोडक्ट की कॉस्ट में आपके वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड आएंगे कि नहीं आएंगे? मैंने कहा नहीं आएंगे। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है कि ये वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है ना, और ये वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड है, ये आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे नहीं लगते, इनको एज ए पीरियोडिकल कॉस्ट चार्ज करो। तो आपके लिए इन्होंने क्या कहा, आप एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज सेलिंग, इन दोनों के दोनों ओवरहेड को आप क्या करो, इन दोनों के दोनों ओवरहेड इररेस्पेक्टिव की ये वेरिएबल है या फिक्स्ड है, इन दोनों के दोनों को आपको क्या करना है, इन दोनों के दोनों को आपको क्या करना है, इन दोनों के दोनों को एज ए पीरियोडिकल कॉस्ट चार्ज करना है। कंफ्यूजन? सर ये तो मतलब एक जना तो क्या बोलता है, दूसरा जना क्या बोलता है। अब ऑब्वियस सी बात है, दूसरा जना अलग बोलेगा तभी तो माना जाएगा। इसका मतलब बड़ा सिंपल हुआ कि सर अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग पे जा रहे हैं तो हमारे को बाइफिकेशन एज पर वेरिएबिलिटी करना पड़ेगा, कि मतलब हमारे को बाइफिकेशन वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट के हिसाब से करना पड़ेगा। वहीं अगर मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पर जा रहा हूं तो मुझे एज पर फंक्शन आपकी कॉस्ट को बाइफिकेशन कैसे किया जाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एंड आपका सेलिंग कॉस्ट, इसे बोलते हैं आपका बाइफिकेशन ऑफ कॉस्ट एज पर फंक्शनल, एज पर फंक्शन आपका किया जाता है। ठीक है ना, तो जुगाड़ बिल्कुल काम करते हैं आपके। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या बोला कि प्रोडक्शन की जो ये वाली कॉस्ट है ना, पी वाली, इस पी वाली को तो उठा के लिया हो यहां पर, ये तो प्रोडक्ट की कॉस्ट कहलाएगी। और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग की कॉस्ट है ना, इनको लिया हो इधर, ये पीरियोडिकल कॉस्ट कहलाएगी और इनको एज पर पीरियोडिकल कॉस्ट के तौर पर इसको राइट ऑफ कर देंगे। ये बात इन्होंने बोली साहब। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया होगा। सर फिर कैसे करने का है? इस प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर अब दो एलिमेंट होते हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट, एक फिक्स्ड कॉस्ट। अब मुझे एक चीज बताओ, मुझे ये कैलकुलेटर बनाने का है, इस कैलकुलेटर को बनाते समय क्या मुझे पता है कि इसमें कितने रुपए का मटेरियल लग रहा है, इसको बनाने में कितने रुपए की लेबर लग रही है, इसको बनाने के लिए मुझे मशीनरी कितने घंटे चलानी पड़ेगी, तो उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड आएगा। क्या वो मुझे पता है? आंसर है यस सर, मुझे डे 1 पर भी वो चीज पता होगी। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, जब आप डे 1 पे प्रोडक्शन करने जाओगे तो आपको इसके अंदर मटेरियल जो लगना है वो आप ऑलरेडी परचेज कर चुके होंगे, जो इसमें डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है वो आप ऑलरेडी परचेज कर चुके होंगे, जो भी आपने इसके लिए जो भी लेबर बुलाई है उसको लेबर को क्या रेट आप पे करने वाले हो वो आप ऑलरेडी तय कर चुके होंगे। तो इसका मतलब यह है आपको प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने से पहले आपको वेरिएबल कॉस्ट आपको पता होती है। से यस और नो, क्या यह पता होती है कि नहीं होती है? यह पता होती है कि नहीं होती है? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पता होती है, ये आप जानते हैं। अब बात आती है सर समस्या यहां नहीं है, समस्या है यहां फिक्स्ड कॉस्ट में। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट के केस के अंदर अगर मैं बात करूं तो मेरा रेंट जाता है सपोज से 50,000 रुपए, मुझे एक यूनिट पर कितने रुपए लगेगा ये कैसे पता चले? एक यूनिट पर कितना लगेगा ये कैसे पता चलेगा? बड़ा सिंपल है सर, डिवाइडेड बाय यूनिट्स कर दो सर। मैंने कहा वाह क्या समझदारी वाला जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। आप अगर आपके टोटल फिक्स कॉस्ट में यूनिट्स का डिवाइड लगा दोगे तो आपके पास पर यूनिट आ जाएगा। ऐसा मुझे एक गणितज्ञ ने कहा, महान मैथमेटिशियन जो है
उन्होंने कहा सर अगर आप टोटल कॉस्ट में यूनिट्स का डिवाइड लगा देते हो तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाती है। मैंने कहा बहुत सुंदर, मजा आ गया। मैंने कहा अब एक काम, अब आपको पता है ना सामने वाला जब आपको आपकी लेने पे उतारू होगा ना तो वो ले जाएगा कैसे भी, है ना। अब मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा अच्छा ऐसा है, चल बता मई के अंदर कितनी यूनिट्स बनाऊंगा बता। अले ले ले सर वो तो मेरे मुंह से निकल गई थी, मुझे तो पता ही नहीं था, ये तो मुझे नहीं पता। अब अगर आपको ये चीज नहीं पता कि यूनिट्स कितनी है तो क्या आप लोग पर यूनिट निकाल सकते होगे क्या आप लोग पर यूनिट निकाल पाओगे क्या? आंसर है नो सर। कैसे निकालेंगे सर, कैसी बातें करते हो सर? फॉर्मूला तो आपको जो महान गणितज्ञ जो थे उन्होंने फॉर्मूला तो दे दिया लेकिन यूनिट्स नहीं दी, क्योंकि यूनिट्स कब पता चलेगी? यूनिट्स पता चलेगी महीने के एंड में। यूनिट्स पता चलेगी महीने के एंड में। सपोज से मैंने 1 तारीख को कैलकुलेटर बनाना चालू किया, 2 तारीख को कैलकुलेटर बन गया, 3 तारीख को कैलकुलेटर को बेचना है। अब बताओ अब क्या करूं? 3 तारीख को मेरे को कैलकुलेटर बेचना है, कैसे करूं? सर आपने इसके अंदर मटेरियल वगैरह जो भी लगने का है वो सर 250 रुपए का लगेगा। मैंने कहा वो तो मेरे को पता है। बन गया, बन के रेडी हो गया, 250 रुपीज लग गए वेरिएबल कॉस्ट के। अब फिक्स्ड कॉस्ट कहां है? सर समस्या फिक्स कॉस्ट तो नहीं है। तो मैंने कहा जब तक फिक्स कॉस्ट नहीं आएगी तब तक आपके पास वेरिएबल प्रोडक्शन की कॉस्ट नहीं आएगी, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं आएगी। सर ये तो समस्या है। बिल्कुल सर आप सही बोल रहे हो, नहीं आएगी। तो नहीं आएगी तो फिर कैसे लाएं? तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी एक एब्जॉर्प्शन रेट। इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें निकालनी पड़ेगी एक एब्जॉर्प्शन रेट। और एब्जॉर्प्शन रेट क्या बोलता है कि मैं आपके इस फिक्स्ड ओवरहेड को एब्जॉर्ब कर लूंगा। और एब्जॉर्ब कैसे करूंगा? आपका जो ओवरहेड है ना वो कितना लगेगा सर, मुझे महीने के एंड में जाके पता लगेगा, क्योंकि केवल और केवल रेंट ही नहीं होता है, बहुत सारी ऐसी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं जो कि आप लोगों को महीने के एंड में जाके पता चलती हैं कि पूरे महीने में कितनी लग गई। तो सर फिर क्या करेंगे? तो दोस्तों इसके लिए आप लेंगे बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। आप लेंगे बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड और इसमें डिवाइड लगा देंगे आपकी नॉर्मल कैपेसिटी का, कि जो आप नॉर्मल प्रोडक्शन आप करते हैं उसका। अब बच्चा मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? सर नॉर्मल प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन थोड़ी होगा, तो सर फिर ये तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, ये कैलकुलेशन आपकी गलत हो जाएगी। तो सर फिर कैसे करोगे? मैंने कहा आइए देखते हैं। अब मैंने यहां पर सपोज से मेरे पास जो बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड था वो मेरे पास 50,000 रुपए ही है। मैं दोनों को एक ही मान लेता हूं, 50,000 रुपए। नॉर्मल प्रोडक्शन की जब मैं बात करा तो नॉर्मल प्रोडक्शन मैंने क्या किया, लेट्स सपोज से मैंने नॉर्मल प्रोडक्शन माना कि हम साहब 50,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर देंगे। और मेरा टोटल प्रोडक्शन केवल रेंट ही थोड़ी है, और भी बहुत सारे खर्चे हैं। तो मैंने लेट्स सपोज से मेरे पास 10 लाख रुपए का मेरे पास टोटल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड आता है। टोटल 10 लाख रुपए का फिक्स्ड प्रोडक्शन आता है और मेरे पास नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो है 50,000। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब आप लोगों के लिए 20 रुपीज जो है ना, ये आपने क्या कहा, ये एब्जॉर्प्शन फिक्स्ड प्रोडक्शन रेट है। मतलब कि फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट नहीं बोल रहा हूं, एब्जॉर्प्शन रेट बोल रहा हूं कि मुझे इस रुपए पर, अब कोई ना कोई सा तो फिगर लेके आना पड़ेगा ना। तो मैंने इस तरीके से एब्जॉर्प्शन की रेट निकाली। मैंने क्या किया? इस तरीके से एब्जॉर्प्शन की रेट निकाली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेडी है। आप लोग भी ऐसे मतलब बिल्कुल तैयार रहते हो ना कि सर लो बाण हमारे हाथ में है, बस केवल क्लिक करना है और बाण रेडी है ना। तो अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर कोई जरूरी थोड़ी है आपका प्रोडक्शन 50,000 यूनिट ही हो। मैंने कहा बिल्कुल सही पकड़े हैं, नहीं हो सकता। तो सर फिर ऐसे कैसे होगा? अब ध्यान से सुनना, ऐसे केस में हमारा काम क्या रहेगा और किस तरह रहेगा। अगेन कैलकुलेशन करेंगे वही, एक कॉलम पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम आपकी यूनिट्स का, एक कॉलम आप लोगों की। अब ध्यान से सुनिएगा, अब मैं जो रेट ले रहा हूं वो ले रहा हूं प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट।
मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नहीं बोल रहा हूं, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, और इस जगह आ जाएगा आपका टोटल। अब ध्यान से सुनना, आपके पास ओपनिंग स्टॉक था, यस सर बिल्कुल था, तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक आ गया। कितना यूनिट था सर? सर हमारे पास ओपनिंग था 10,000 का। अब ध्यान से सुनो, आपने ओपनिंग के अंदर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट तो आपको ऑलरेडी आपको पता ही है, कितनी थी, कितनी ले रखी थी सर? सर हमने ली थी यहां पर 190 ले रखी थी, तो सर 190 तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। अब बच्चा बोलता था सर 20 रुपीज सर आपकी एब्जॉर्प्शन रेट है। मैंने कहा ओ भाई साहब, मैं यहां पर 20 रुपीज जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो मैं मेरी यहां की क्यों लूंगा, पिछले साल की लूंगा, मैं तो मेरे पिछले साल की लूंगा, तो पिछले साल की जो मेरे पास ओवरहेड की रेट है मैं वो लूंगा। अब मेरे पास सपोज से पिछले साल की ओवरहेड की रेट आ गई 18 रुपीज, तो 190 तो ये प्लस 18 रुपीज ये, मुझे इन दोनों को शामिल करके वैल्यूएशन करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला, मेरा जो स्टॉक का वैल्यूएशन जहां पहले 190 पर हुआ करता था, अब वही वैल्यूएशन 190 प्लस 18 पर होगा। दैट मींस आप लोगों के लिए वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज आप लोगों का जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो, तो इसका मतलब 208 रुपीज के ऊपर इसका वैल्यूएशन किया जाएगा। तो 208 पर इसका वैल्यूएशन किया जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 20,80,000। अब आइए नीचे प्रोडक्शन पर। अब ध्यान से सुनना, प्रोडक्शन आपने कितना किया? 40,000। आपने जो रेट निकाली थी वो क्या सोच के निकाली थी? प्रोडक्शन करेंगे 50,000 का। सर ये तो समस्या हो जाएगी, ये तो समस्या हो गई सर, 50,000 रुपए का प्रोडक्शन करेंगे, ये तो समस्या हो गई सर। एक्चुअल में हम तो प्रोडक्शन 50,000 कर ही नहीं रहे, हम तो प्रोडक्शन कर रहे हैं 40,000। तो सर इससे क्या होगा? दोस्तों आप क्या करते हो, इस एब्जॉर्प्शन रेट को निकालने के पीछे उद्देश्य क्या होता है कि साहब मैं 20 रुपए हर एक यूनिट से रिकवर करता हुआ चलूंगा, ताकि मुझे पूरा महीना कंप्लीट होने के बाद या पूरा साल कंप्लीट होने के बाद मुझे पलट के ये ना देखना पड़े कि अब मैं मेरे लिए फिक्स्ड कॉस्ट का अरेंजमेंट कहां से करूं। मैं ऑलरेडी ये 20 रुपए हर एक यूनिट से कवर करते हुए चलूंगा, मतलब कि रिकवर करते हुए चलूंगा। लेकिन ये तो समस्या का विषय हो जाएगा। सर कैसे? मैंने कहा आपने 20 रुपए कवर किए 40,000 यूनिट पर, क्योंकि प्रोडक्शन तो 40,000 किया है आपने, तो ऐसा करके तो सर आपके 8 लाख रुपए ही हुए सर। ये तो 8 लाख रुपए ही होंगे। तो सर एक्चुअल में आपका फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो तो सर 10 लाख था, वो तो 10 लाख था। मैंने ये माना है कि बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड और एक्चुअल ओवरहेड बोथ आर सेम। तो सर इसके केस में तो फिर आपने सर 2 लाख रुपए कम रिकवर किए सर, मतलब आपकी कॉस्ट 2 लाख रुपए और एक्स्ट्रा होनी चाहिए थी। होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी। अब उसको किस तरह डील करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो आप लोग तब तक ये बताइएगा मेरे को कि हाँ भैया होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी, ये 2 लाख रुपए मेरी कॉस्ट का पार्ट होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था? तो मैंने यहां पर लिया जी 200 रुपीज तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट थी और 20 रुपीज मेरी एब्जॉर्प्शन रेट आई, तो 220 रुपीज की रेट हो गई। तो 40,000 पर 220 की रेट के हिसाब से 88 लाख रुपीज जो है वो मेरी प्रोडक्शन की कॉस्ट हो गई। इसमें से आप करेंगे माइनस आप लोगों का क्लोजिंग स्टॉक। क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक कितना सर? 5,000। अब मुझे बताओ ये किसके ऊपर वैल्यू होगा? सर फीफो मेथड एप्लीकेबल होगा तो ये इसी 220 के ऊपर वैल्यू होगा। तो 220 के ऊपर अगर एप्लीकेबल होगा तो 220 के हिसाब से ये हो जाएगा आप लोगों का 11 लाख। ये हो जाएगा 11 लाख। और आपको तो पता ही है क्लोजिंग स्टॉक बनाया इस साल है लेकिन बेचा इस साल नहीं है, तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेलिंग का पार्ट फॉर्म नहीं करेगा। तो हमने यहां पर किया जी, अब यहां पर हमने लगा दिया टोटल। टोटल लगाया तो हमने यहां पर बोला मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई साहब। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई कितने की? 45,000 यूनिट्स की। और कितनी आ गई सर? 20,80,000 प्लस 88 लाख और माइनस कर दिया 11 लाख, तो सर 97.8 लाख आ गई। हैंड टू हैंड मेरे को एक समझदार बच्चा बोलता सर रुको, सर रुक जाओ एक बार। मैंने कहा क्यों भाई, क्यों रुक जाऊं? वो बोला सर आप ध्यान से देखो,
आपने गलती कर दी। मैंने कहा क्या करी? सर आपने यहां पर 88 लाख लिया है, आपने यहां पर 88 लाख रुपीज लिए हैं सर, तो सर ये 88 नहीं आने चाहिए थे। मैंने कहा कितने आने चाहिए? सर पढ़े लिखे हो ना आप? मैंने कहा हाँ। तो सर देखो ना, आपके 40,000 यूनिट है, एक यूनिट पर आप लोगों का सर 200 रुपए का तो वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है, तो 80 लाख तो यही हो गए, और फिक्स्ड कॉस्ट है सर 10 लाख की, तो सर ये 90 आना चाहिए था ना। मैंने कहा हाँ यार 90 तो आना चाहिए था, बट ये तो एक्चुअल है ना, मैंने तो एब्जॉर्प्शन वाली रेट ली है, ये तो एक्चुअल है। तो सर आप प्रॉफिट निकालते समय तो कॉस्ट एक्चुअली लोगे ना सर, क्यों पागल बनाते हो? मैंने कहा हाँ यार बात तो तुम्हारी सही है, प्रॉफिट निकालते समय तो मेरे को कॉस्ट एक्चुअल लेनी है, एब्जॉर्प्शन वाली थोड़ी लेनी है। तो सर इसका मतलब सर आपने 2 लाख रुपए की कॉस्ट कम ली है। और दोस्तों ये जो 2 लाख रुपए की कॉस्ट कम लेना जिसे हम बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड। क्या बोलते हैं दोस्तों? अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड। तो ये कॉस्ट इंक्रीज होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? इंक्रीज। तो ये हो जाएगा ऐड, और आप बोल देंगे अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड, और वो हो जाएगा 2 लाख। और ऐसा करके आप लोग जो टोटल लगा दोगे उसको हम लोग बोलेंगे एडजस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और एडजस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा 99.8 लाख। मुझे ये बताओ यहां तक में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। हो गया ये चैप्टर फिनिश? अगर ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ डाला तो आपका पूरा चैप्टर हो गया झिंगा लाला। मुझे ये बता दो, आप लोग इस पूरे पार्ट में कोई भी किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक, कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो। अनंत बोल रहे हैं नो, मजा आ गया सर। राधे श्याम स्वामी जो मेरे स्टूडेंट नहीं है। सर प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम बता दो फिर से, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम। देखो डियर, आपको ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किस पे करना है? सर पिछले साल की कॉस्ट पर। क्यों? क्योंकि उसका प्रोडक्शन पिछले साल हुआ होगा, ओपनिंग स्टॉक का प्रोडक्शन पिछले साल होगा ना, तो हम लोग उसमें लेंगे पिछले साल की कॉस्ट। तो पिछले साल की वेरिएबल कॉस्ट हमारी थी 190, और पिछले साल की फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो थी 18, तो हमने उसको ले लिया 208। फिर बात करते हैं प्रोडक्शन की। तो प्रोडक्शन में 200 तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट थी, और 20 रुपीज हमने एब्जॉर्प्शन रेट निकाली थी, जो कि यहां पर निकाली थी। तो यहां पर, और बच्चा पूछ रहा है नुपुर सर क्या ये सीएमए इंटर के लिए भी है? यस डेफिनेटली सीएमए इंटर के लिए भी ये एप्लीकेबल है। तो ऐसा करके आपका 200 + 20 वो 220 हो गया। आई होप अंकिता तुम्हारा ये प्रोडक्शन कॉस्ट वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। अंडर रिकवरी वाला पॉइंट बता दो ईशा। आइए तो मैं एक बार वापस से बता देता हूं। दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, आपने कहा साहब 10 लाख रुपीज का बजटेड ओवरहेड है, और आपने सोचा था कि 50,000 यूनिट तो बना ही लोगे, तो ऐसा करके आपने सोचा था कि हर एक यूनिट से 20 रुपए लेते जाओ, हर एक यूनिट से 20-20 रुपए लेते जाओ। अगर कल को 50, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं रियल में 50,000 यूनिट ही बनाता तो मेरे पूरे के पूरे 10 लाख रुपए रिकवर हो जाते नहीं हो जाते? हो जाते। बट एक्चुअल में मैंने 50,000 यूनिट नहीं बनाई, मैंने एक्चुअल में बनाई केवल 40,000 यूनिट ही। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो मैंने सोचा था ना कि 50,000 यूनिट बना लूंगा नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से, वो नहीं बनी। तो एक्चुअल में कितनी बनी? केवल 40,000। अब एक्चुअल में केवल 40,000 बनी, तो हमने रिकवर भी कितने पे किया? 40,000 पे। तो 20 रुपीज रिकवर किए हैं 40,000 यूनिट पर, तो रिकवर हुए 8 लाख। सपोज आपका एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड भी आपके बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड के इक्वल ही आ गया, तो वो आ गया 10 लाख। अब रिकवर करना था 10 लाख, रिकवर हुआ 8 लाख, तो बाकी बच गए 2 लाख। अब 2 लाख क्या है? अंडर रिकवरी, आपने रिकवर नहीं किए। मतलब कि ये जो आपने कॉस्ट लिखी है ना 88 लाख, इसमें ये 88 नहीं होने चाहिए थे, ये 90 होने चाहिए थे। तो इसका मतलब 2 लाख रुपए कम ऐड होने से रह गए, तो अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड के नाम से ऐड कर दो। ईशा लालवानी फटाफट से मुझे बताओ सर अंडर एब्जॉर्ब फिक्स्ड कॉस्ट ऐड होगा? बिल्कुल ऐड होगा। ईशा लालवानी फटाफट से अपडेट करो, क्या अब ये 2 लाख रुपीज अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड क्लियर है क्या? और सभी लोग, बाकी सभी लोग भी अपडेट करो। हाँ जी भैया क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या?
सर ओपनिंग स्टॉक की पर यूनिट कॉस्ट में 18 रुपए कहां से आया? पिछले साल की फिक्स कॉस्ट, पिछले साल की, इस साल की नहीं, क्योंकि ये वाला प्रोडक्शन तो पिछले साल से रिलेटेड है, तो पिछले साल की रेट है वो 18। क्लियर है? ईशा लालवानी क्लियर हो गया। और किसी को कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट? राधेश्याम स्वामी क्लियर, राणा क्लियर, बुलबुल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया सर, अनंत क्लियर है, अर्चना क्लियर है, यशवंत कुमार क्लियर है, सरिता अग्रवाल क्लियर है। ओके ओके एंड ओके 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 ओके। सो अब हम लोग चलते हैं आगे। अब क्या करना है सर? मैंने कहा अब आपको कुछ नहीं करना है, इस पूरे चैप्टर में ही कुछ नहीं करना। अब क्या है? अब बस आपको सीधा आपके पास आना है, आप लेंगे आपकी सेल्स। सेल्स कितनी है सर? 45,000 की, और उसको बेचा 400 रुपए में, तो सर आपकी 180 लाख की सेल हो गई। उसमें से आप लेस कर दोगे एडजस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को। एडजस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को आप लेस करेंगे, तो उसको लेस करेंगे तो वो कितना है? 99.8। और जैसे ही आप इसको लेस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा जी ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 80,20,000। और इस 80,20,000 में से आप अगर लेस कर देंगे आप लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड फिक्स्ड वाला, लेस कर देंगे फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वेरिएबल वाला एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड फिक्स्ड वाला, लेस कर देंगे अगर सेलिंग ओवरहेड वेरिएबल वाला और सेलिंग ओवरहेड फिक्स वाला, तो आपके लिए आ जाएगा प्रॉफिट। दैट्स इट, खत्म। अब पॉइंट अराइज होता है सर क्या इनका प्रॉफिट सेम आएगा क्या? आंसर है नो, इनका प्रॉफिट सेम नहीं आएगा। पिछले साल का फिक्स्ड ओवरहेड दिया रहेगा क्या? डेफिनेटली दिया रहेगा। नहीं दिया होगा तो आपको ये दिया होगा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर। एक चीज ध्यान रखना, कई बार क्या होता है आप लोगों को पिछले साल की कॉस्ट आइदर या तो दी होती है, और अगर नहीं दी ना तो आपको दो कॉलम देगा, बजट और एक्चुअल। अब आपको तो पता है बजट किसके ऊपर बेस्ड होता है? पिछले साल के ऊपर। तो बजट हो या स्टैंडर्ड डेटा हो, अगर वो दे रखा है तो आपको ध्यान रखना है ओपनिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो आपको एक्चुअल पे नहीं, इस बजटेड ऑब्लिक स्टैंडर्ड के ऊपर करना है। क्योंकि ओपनिंग स्टॉक कहां से रिलेटेड होगा? पिछले साल से रिलेटेड। और पिछले साल का डेटा अगर आपको नहीं दे रखा और बजट और स्टैंडर्ड दे रखा है, तो बजट और स्टैंडर्ड आपको पता है पिछले साल के ऊपर बेस्ड होता है, तो वो वहीं से ही आएगा। क्लियर है? क्लियर? डन। आइए जी नेक्स्ट चलते हैं अब हम आगे। ये प्रॉफिट आ जाएगा। अब पॉइंट आता है, इसके अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बच जाता है, और वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? वो कॉन्सेप्ट कहता है साहब रिकंसिलिएशन बनाओ, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी बनाओ। आखिरकार मार्जिनल और बजट, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के अंदर प्रॉफिट में डिफरेंस क्यों आ रहा है? आखिरकार उसका रीजन बताओ हमको, क्यों डिफरेंस आ रहा है? हम तो नहीं मानेंगे डिफरेंस क्यों आ रहा है, हम तो नहीं मानेंगे डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम लेंगे साहब कोई भी एक प्रॉफिट पकड़ लिया, प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पकड़ लिया, लेट्स सपोज से प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब आपको प्रॉफिट एज पर रिकंसिलिएशन क्या कहता है? एक जगह से दूसरे जगह पर जाना। या मैं यूं कहूं कि भैया ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा था 30 लाख, और आपका मार्जिनल कॉस्टिंग से जो प्रॉफिट आ रहा है वो लेट्स सपोज से वो आ रहा है 25 लाख। तो ये 30 लाख से 25 लाख तक पहुंचने की जो जर्नी है ना, वो जर्नी आपकी कहलाती है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब पॉइंट आता है सर रिकंसिलिएशन का मतलब हो गया सर इन दोनों के बीच में प्रॉफिट के अंतर को के कारण को जानना। इसके प्रॉफिट के अंतर के कारण को जानना रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहलाता है। अब पॉइंट अराइज होता है सर प्रॉफिट के अंदर अंतर कैसे आएगा? अब ध्यान से सुनना, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब मैं ये नहीं बात कर रहा कि कौन से को प्रोडक्ट कॉस्ट के तौर पर लिया था, कौन से को पीरियड कॉस्ट लिया था, लेकिन मुझे एक चीज आप लोग बताएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड अगर कोई वेरिएबल कॉस्ट है तो क्या वो इन दोनों जगह पर सेम होगी? आंसर है यस, सेम होगी। क्या इससे रिलेटेड फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या दोनों जगह सेम रहेगी? आंसर है यस सर, दोनों जगह सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो एज ए पीरियड कॉस्ट आपने चार्ज किया होगा, और इसमें भी आपने इसको एज ए पीरियड कॉस्ट ही चार्ज किया होगा एंड में। क्लियर है?
बस इसमें वेरिएबल वाली जो कॉस्ट है उसको प्रोडक्ट कॉस्ट में लिया होगा, लेकिन वो भी आपका अमाउंट तो वही आएगा, अमाउंट वही आएगा, क्योंकि दोनों ही जगह पर कैलकुलेट कैसे होगा, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट, ऐसे ही तो कैलकुलेट होगा। और फिक्स अमाउंट जो यहां पर है वही यहां पर होगा, तो इसका मतलब इस कारण से तो अंतर नहीं है। फिर नेक्स्ट आओ सेलिंग के खर्चे। सेलिंग में चाहे वेरिएबल हो चाहे फिक्स हो, यहां पर भी वही आएगा और यहां पर भी वही आएगा, तो इसका मतलब सर इसके कारण से भी अंतर नहीं है। फिर अंतर है कहां सर? मैंने कहा ध्यान से सुनना, अंतर है प्रोडक्शन में। सर प्रोडक्शन में कैसे? अब मुझे एक चीज बताओ, आपने अल्टीमेटली मार्जिनल कॉस्टिंग में कितने रुपए की कॉस्ट चार्ज करी प्रोडक्शन से? प्रोडक्शन के नाम पर आपने मार्जिनल कॉस्टिंग में कितने रुपीस चार्ज करे? सर मार्जिनल कॉस्टिंग में मैंने वहां पर वेरिएबल कॉस्ट अलग लिया और फिक्स्ड कॉस्ट अलग लिया। मैंने कहा अच्छा जी, कैसे लिया था? सर वेरिएबल कॉस्ट मैंने लिया लेट्स सपोज से 200 रुपए के हिसाब से 40,000 यूनिट पर, तो 80 लाख लिया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ध्यान से देख के बताना, आपके इस एब्जॉर्प्शन के अंदर आपने कितना लिया है? इस 88 लाख में क्या 80 लाख रुपए इंक्लूड है क्या? हां सर हैं। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 200, 80 लाख इंक्लूड है। इसका मतलब तो सर यहां पर भी आपने प्रोडक्शन के अंदर जो वेरिएबल कॉस्ट है वो यहां पर भी 80 लाख लिया है और यहां पर भी 80 लाख लिया है। सर इसका मतलब तो प्रोडक्शन के अंदर तो कोई अंतर नहीं आया। मैंने कहा आ जाओ फिर फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर आ जाओ। आपने मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या किया होगा, जो आपका 10 लाख रुपए की जो कॉस्ट होगी उसको आपने एज ए पीरियड कॉस्ट में एक साथ लेस कर दिया होगा। एब्जॉर्प्शन में क्या किया? एब्जॉर्प्शन में आपने 8 लाख रुपए तो यहां जोड़ दिए और 2 लाख रुपए आपने यहां जोड़ दिए। अल्टीमेटली तो पूरे के पूरे 10 लाख कॉस्ट में जुड़ गए ना, तो अल्टीमेटली तो आपने 10 लाख पूरे के पूरे कॉस्ट में जोड़ दिए ना, तो क्या इसके कारण से कोई डिफरेंस आएगा क्या? मुझे फटाफट से जवाब दो, क्या यहां तक में कोई भी प्रॉफिट के कारण अंतर का कारण बनता है क्या? ये जो जितनी भी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, क्या ये प्रॉफिट में अंतर का कारण बनता है क्या? मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप लोगों के रिप्लाई चाहिए। मुझे फटाफट से आप लोगों के कमेंट सेक्शन में रिप्लाई चाहिए। 1 घंटा 20 मिनट का समय हो चुका है इस टॉपिक के ऊपर, और इस टॉपिक के ऊपर मेरे को इतना समय ऑल्दो नहीं देना था, बट सिंस मुझे लगता है कि जो अदर स्टूडेंट है ना उनको ये टॉपिक पता नहीं आता था कि नहीं आता था, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा समय दिया। इवन मैं मेरे रेगुलर लेक्चर में भी शायद इतना समय नहीं देता हूं इस टॉपिक पे। बताओ जी बताओ, क्लियर है क्या? सर फिर डिफरेंस कहां है? अर्चना बोल रही है नो सर कोई डाउट नहीं है। आगे 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 अनंत बोल रहा है नो सर कोई डाउट नहीं है। अंकिता नो सर, सरिता नो सर, स्टॉक की वैल्यूएशन की वजह से आया है डिफरेंस। मधु अग्रवाल ने इसका आंसर दे दिया है। मधु अग्रवाल ने इसका आंसर बिल्कुल करेक्टली दिया है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि इन दोनों में जो डिफरेंस का कारण बनता है वो है आप लोगों का वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। वो कारण बनता है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। इसीलिए इसको मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर जो डिफरेंस दिया जाता है वो आप लोगों का डिफरेंस आता है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, क्योंकि सॉरी, ओपनिंग स्टॉक मार्जिनल में वैल्यू कितने पर हुआ था? सर 190 के हिसाब से आप लोगों का वैल्यू हुआ था। 190 मल्टीप्लाई बाय 10,000 के हिसाब से सर वो 19 लाख हुआ था। और जबकि यहां पर वैल्यूएशन कितने का हुआ? सर यहां पर वैल्यूएशन हुआ था 20,80,000 पर, 20.80 लाख पर। और अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक की बात करूं दोस्तों, तो क्लोजिंग स्टॉक मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हमने 200 रुपीज पर वैल्यू किया था, जो कि था 10 लाख। और वहीं अगर मैं बात करूं आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, तो वो आता है 11 लाख, वो आता है 11 लाख। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल साफ है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर जो वैल्यूएशन है ना वो आपका ओवर वैल्यू होता है, वो आपका ओवर वैल्यू होता है और उसी के कारण से डिफरेंस आता है। मुझे एक चीज बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट है, एक तरफ मार्जिनल के हिसाब से है, एक तरफ आपका एब्जॉर्प्शन के हिसाब से, मतलब कि ये आपका मार्जिनल के हिसाब से, ये एब्जॉर्प्शन के हिसाब से, ये मार्जिनल के हिसाब से, ये एब्जॉर्प्शन के हिसाब से। मार्जिनल में टू साइड में आपका ओपनिंग स्टॉक होता है और ओपनिंग स्टॉक आता है 19 लाख। एब्जॉर्प्शन में वही स्टॉक आता है 20.8 लाख।
वहीं क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो बाई क्लोजिंग स्टॉक अगर मैं बात करूं तो बाई क्लोजिंग स्टॉक मार्जिनल में आता है 10 लाख और आप लोगों का एब्जॉर्प्शन में आता है 11 लाख। आपको पता है जो आप लोग यहां कैलकुलेट करते हो टू ग्रॉस प्रॉफिट, उसको कैलकुलेट करते समय आप क्या करेंगे, आप आपके लेफ्ट साइड का पूरा टोटल लगाएंगे और उस टोटल में से आपके राइट साइड का टोटल लगाएंगे, दैट मींस क्रेडिट साइड का पूरा टोटल लगाएंगे और लेफ्ट साइड के जितने भी खर्चे हैं, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो चाहे कुछ भी हो, और प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो दोनों जगह 90 लाख एंड 90 लाख ही आएंगे। तो इसका मतलब डिफरेंस किसके कारण से भाई, बाई सेल्स करोगे, बाई सेल्स दोनों ही केस में 180 लाख 180 लाख 180 लाख, प्रोडक्शन कॉस्ट दोनों केस में सेम। तो फिर भाई साहब ग्रॉस प्रॉफिट का डिफरेंस आएगा कहां से? आपने यहां पर किया इसको 190 में से आपने यहां पर लेस कितना किया, आपने यहां पर लेस किया साहब 109, तो ये हो गया 81 लाख। और वहीं अगर मैं इधर की बात करूं तो यहां का टोटल हो गया 191 और यहां पर आपने लेस किया 20.8 एंड 90, तो 191 माइनस 20.8 माइनस 90, तो ये आ गया आपका 80.2। यहां पर ये डिफरेंस इन दोनों के बीच में जो आ रहा है ना, 80,000 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर रखा है 1,80,000 से और क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कर रखा है 1 लाख से ओवर वैल्यू। तो आपका जो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट है वो कम क्यों आया? क्योंकि आपने क्रेडिट साइड में तो 1 लाख एक्स्ट्रा जोड़ रखे हैं, जबकि डेबिट साइड में 1,80,000 एक्स्ट्रा लेस कर रखे हैं। तो 1,80,000 एक्स्ट्रा लेस कर रखे। अब आपको इसका कैसे करना है, इसका रिकंसिलेशन आप लोगे यहां पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला प्रॉफिट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट है वो कितना है, वो है साहब 80.20। मेरे पास, मैं ग्रॉस प्रॉफिट से कंपेयर कर रहा हूं, वैसे नेट प्रॉफिट से कंपेयर होगा, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से 80.20। अब आप मुझे बताओ कि जब आपने 80.20 कैलकुलेट किया होगा तब आपने क्लोजिंग स्टॉक कितना लिया होगा? सर 11 लाख लिया होगा, जबकि मार्जिनल कितना लेगा? 10 लाख। इसका मतलब आप लोगों ने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लिए ना, आपने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा ऐड किए कि नहीं किए? 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा ऐड किए। तो आपका ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो है ना, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वो ऐड होना चाहिए कि लेस? सर लेस। क्यों? क्योंकि अब आप जा रहे हो आपकी एब्जॉर्प्शन से मार्जिनल की तरफ, तो आप जा रहे हैं एब्जॉर्प्शन से मार्जिनल की तरफ, तो वहां पर आप लोगों का 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा ऐड है। इसका मतलब इस 80.20 में 1 लाख एक्स्ट्रा ऐड है, तो 1 लाख को लेस कर दो। लेकिन आपको जाना है मार्जिनल पर, तो आपका ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक हैंड टू हैंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला रो दिया, मेरे तो 1 लाख रुपए आपने लेस कर दिए, तो वो क्या कहेगा? मेरे ये भी तो देखो कि मैंने इधर 19 लाख को लेस करता है मार्जिनल, जबकि एब्जॉर्प्शन मैं तो भाई साहब 20.80 लाख लेस करके बैठा हूं, तो मैंने तो 1,80,000 एक्स्ट्रा लेस किए। अच्छा एक्स्ट्रा लेस किए, ऐड कर ले, तो 1,80,000 आपके ऐड हो जाएंगे और आप बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे यहां पर कह सकते हैं कि इससे आपका आंसर 81 लाख आ जाएगा। और चेक कर लो, आपका 81 लाख ही आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। दैट्स ऑल। इसी के साथ यह चैप्टर होता है फिनिश। मुझे अब आप लोग फटाफट से अपडेट कर देंगे कि क्या आप लोगों को मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन का पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए। आप लोग मुझे फटाफट से अपडेट कर देंगे। प्रिसाइसली अगर मैं बात करूं तो 1 आवर 14 मिनट्स का समय हमने इसमें दे दिया है आपके लिए। मुझे फटाफट से अपडेट कर देंगे कि कितना, सर कब तक चलेगा सेशन? 9:30 तक हो जाएगा, प्रोबेबली 9:30 तक हो जाएगा। मुझे फटाफट से अपडेट कर देंगे आप लोग, फटाफट से। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन में किसी को कोई डाउट? फटाफट से अपडेट करो भाई। और अगर ये चैप्टर पसंद आ जाए तो भैया लाइक भी कर देना। इतना सा तो आप लोगों से डिमांड कर सकता हूं मैं, इतना तो हक है मेरा। लाइक काउंट देख पा रहा हूं 93 पहुंचा है। फटाफट से अपडेट कर देंगे। क्लियर है क्या? अंजू बाला क्लियर है, अर्चना क्लियर है, सोमू क्लियर, सोमू के बाद यशवंत यस सर, नमा क्लासेस यस क्लियर, अखिल क्लियर, उपेंद्र सर स्क्रैप अगर है कहां से लेस करेंगे?
भाई मेरे स्क्रैप का जो ट्रीटमेंट है वो मटेरियल के साथ ऑलरेडी आपका ट्रीट हो चुका होगा, अगर आप लोगों का नॉर्मल स्क्रैप है तो। अगर एबनॉर्मल कॉस्ट है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है, तो उसको तो वैसे भी कॉस्टिंग P&L से राइट ऑफ कर देते हैं, ठीक है ना। सरिता क्लियर, अंजू बाला क्लियर, और नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। बाकी सभी लोग, भैया इतने सारे लोग देख रहे हो, जवाब आ रहे हैं केवल 5-10 लोगों के। भाई मैं यहां पर गला आप लोगों के लिए फाड़ रहा हूं, आप लोग इतना सा तो कर ही सकते हो, आप लोग तो इतना सा तो कर ही सकते हैं फटाफट से। ये लीजिए, मैं यहां से रब करता हुआ चल रहा हूं। राणा प्रकाश क्लियर है सर। अब इसके बाद मैं बता दूं, इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं ना, आतंक मचा देंगे। वैसे तो शायद मेरे हिसाब से यहां पर भी मैंने आतंक मचा दिया है, क्योंकि मैंने जितना ज्यादा ओपन करके, जितना ज्यादा वाइड आप लोगों को समझाया, शायद इतना तो मैं रेगुलर क्लास में भी शायद नहीं समझाता। राधेश्याम क्लियर है, श्रीजा क्लियर सर, आशीष सिंगल क्लियर है, उपेंद्र तोष, क्रिस्टल क्लियर है, ओके। सो अब क्या करने का है, अब आप लोगों को क्या करने का है, अब आप लोग करेंगे मेरे साथ इसके टॉपिक को रीड, कि आखिरकार इस टॉपिक पे जो मैंने नोट्स लिख रखे हैं, जो ऑल्दो हमारी बुक जो है उस बुक में ऑलरेडी इंसर्टेड रहते हैं, तो लेकिन क्योंकि कुछ बच्चों का कहना होता है सर आपके जो हैंड रिटन नोट्स है ना, आप हमें वही डिस्प्ले किया करिए, तो हम वही डिस्प्ले कर रहे हैं। तो मैं मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन का डिस्कशन कर रहा हूं। मुझे आप लोग भी यहां पर पोल पर कंडक्ट कर देंगे। मैं आप लोगों के लिए एक चीज बोलना चाह रहा हूं कि मुझे आप लोग यहां पर ये अपडेट करेंगे कि मैं आप लोगों के लिए मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन जो है, केवल इसको लेकर के इसी को यहां पर कंप्लीट कर दूं, एंड आप लोगों का ब्रेक इवन एनालिसिस वाला जो पोर्शन है उसको मैं कल इवनिंग में आप लोगों के साथ वापस से लाइव ले लूं, या मैं इसको आज ही कवर अप करूं ब्रेक इवन एनालिसिस वाले को भी। आप लोग मुझे वो भी अपडेट कर देंगे। ओवर वैल्यूएशन वाला क्लियर नहीं हुआ, अनंत बोल रहे हैं। अनंत मेरे भाई, आप सिंपल सा देखो ना, आपने स्टॉक वैल्यूएशन कितने का किया, आपने वहां पर बोला साहब 190 के हिसाब से हमारा जो स्टॉक है वो 11 लाख 9, मतलब 190 के हिसाब से आपने मार्जिनल कॉस्टिंग में वैल्यू किया 10,000 यूनिट, कितने का आया सर 11,90,000 का। वहीं अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन में, तो आपने एब्जॉर्प्शन में क्या किया, आपने एब्जॉर्प्शन के अंदर 190 प्लस फिक्स्ड ओवरहेड ये भी लिया है, तो इसका मतलब आपने वैल्यूएशन ओवर किया है। क्लियर है। एक बच्चा बोल रहा है कल कल, राधेश्याम बोल रहा है कल कल इवनिंग में ले लो सर, कल लाइव ले लीजिए सर, आज ही कंप्लीट कीजिए। एक सलोनी बोल रही है, सरिता बोल रही है बीपी कल कल टुमारो, बीपी कल आज ही कवर कर दीजिए। अंजलि बोल रही है, श्रीजा बोल रही है टुमारो, शुभम बोल रहा है कल, सौम्य बोल रहे कल, CMA एस्कॉर्ट बोल रहे अभी कर दो ना सर। 3 जने बोल रहे अभी के लिए, बाकी बोल रहे कल के लिए। हा हा हा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार कहीं ना कहीं अगर मैंने इस पार्ट को ना, अगर इस पार्ट को मैंने आज लिया तो मुझे या तो टाइम लगेगा, क्योंकि मैं बिना कंप्लीट करे मैं जाऊंगा नहीं। मैं ऑल्दो ऑफिस में हूं, मेरे को घर जाने का रहेगा, मैं चल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो कोई इशू नहीं है। चलो पहले तो एक बार इसको समझ लेते हैं, जो कॉन्सेप्ट हमने समझे पहले एक बार इनको देखते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग इज ए टेक्निक विच इज यूज्ड फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड दिस इज नॉट ए सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग लाइक जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, दैट्स इट। आगे चलिए। इन मार्जिनल कॉस्टिंग क्या बोल रहा हूं मैं, वापस से जो सारी चीजें बोल रखा हूं ना वही मैंने लिखवा भी रखी है, ताकि आप लोगों को रिवाइज करते टाइम ये जो मैंने बोले ना वो मेरे स्पीकिंग डॉक्यूमेंट्स अभी निपटा दो सर। अच्छा जी, क्या बात है। इन मार्जिनल कॉस्टिंग ऑल वेरिएबल कॉस्ट विल बी ट्रीटेड एंड चार्ज टू प्रोडक्ट and fixed cost will be treated as periodical cost and write off this fixed cost from contribution of that period in which such fixed cost or arise। मतलब कि कुल मिलाकर के आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको एज ए प्रोडक्ट कॉस्ट मान के चलना है, और फिक्स कॉस्ट जो है उसको उसी पर्टिकुलर टाइम, जो भी आपने पर्टिकुलर टाइम लिया है उस पर्टिकुलर टाइम के प्रॉफिट से आपको कंट्रीब्यूशन से राइट ऑफ कर देना है। क्लियर है। चलिए कोई बात नहीं सर, कंप्लीट करवा दो आप। अंजलि बोल रही है ओके। सुमन तो फाइनल कल। अनंत बोल रहे हैं आज हम लोग भी वेल हैं सर, अभी कर दो सर। चलो करते हैं, देखो कुछ कॉन्सेप्ट देख लेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट अगर बचेगा तो कल देख लेंगे, ठीक है ना। आइए तो आगे का पार्ट क्या बोलता है। हैंस एज ए बेसिक नीड टू अप्लाई मार्जिनल कॉस्टिंग वी विल हैव टू क्लासिफाई, कॉस्ट को करना पड़ेगा वेरिएबिलिटी के आधार पर, हम लोग क्लासिफाई करना पड़ेगा अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग ले रहे हैं तो। फिर क्या बोल रहा है, वेरिएबल कॉस्ट विल बी ट्रीटेड एज प्रोडक्ट कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट विल बी ट्रीटेड एज प्रोडक्ट कॉस्ट होगा। अरे भैया स्क्रीन वाला बोल रहा है
नीचे आना, ऊपर जाना, जा ही नहीं रहा है। स्क्रीन भी पागल हो गई, स्क्रीन ऊपर नीचे ही नहीं जा रही है। अरे भैया चलो चलो चलो, ओ भाई साहब भाई साहब भाई साहब, चलो आगे। अभी जब तक रेस्पॉन्ड नहीं करेगा तब तक मैं वेला बैठूंगा। अब तो पानी भी नहीं है पीने के लिए, स्टाफ भी नहीं है ऑफिस में, कोई बात नहीं। अरे भैया क्या हो रहा है? यस चला। वेरिएबल कॉस्ट विल बी ट्रीटेड एज प्रोडक्ट कॉस्ट, हैंस चार्ज टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट जो है वो पीरियड कॉस्ट के तौर पे चार्ज हो जाएगी। इनकम स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। तो जो अभी मैंने आप लोगों को पूरा समझाया वो का वो इनकम स्टेटमेंट है। यहां पर स्क्रीन भी लाइक अब कल करवाना। अच्छा जी, स्क्रीन भी कल बोल रही है। नहीं नहीं, स्क्रीन ने कहा कि नहीं नहीं, बच्चों का प्रेम है आपके साथ तो आप आज ही करो सर। तो सेल्स लेने का है, सेल्स में से लेस करोगे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो मैंने आपको पूरा एक एग्जांपल के साथ समझाया। वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लेने का है और वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ले लेंगे। कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, उसमें से सारे फिक्स्ड ओवरहेड लेस कर देंगे, काम हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे आएगी? वही सारी चीज जो हमने ऑलरेडी एग्जांपल में समझा वही है। क्वांटिटी कॉलम के लिए कैलकुलेशन कैसे होगी? वही ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स क्वांटिटी से क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। रेट के लिए बात करें तो रेट आएगी डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस वेरिएबल ओवरहेड, ऑलरेडी समझा चुका हूं। Hence we can say fixed cost and variable cost, administration as well as selling and distribution will not form part of variable cost. ये ध्यान रखना, आपका वैल्यूएशन के लिए पार्ट फॉर्म नहीं करेगा। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको, ओपनिंग स्टॉक जब हम लेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट जो लेनी है वो रेट लेनी है लास्ट ईयर की, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक का प्रोडक्शन पिछले साल हुआ होगा। एंड करंट ईयर के लिए और क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम लोग इसी साल की रेट लेंगे। इफ क्वेश्चन हैज नॉट, अगर क्वेश्चन में डेटा नहीं दे रखा पिछले साल का लेकिन बजट और स्टैंडर्ड दे रखा है तो हम ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन उस बजट और स्टैंडर्ड पे ही कर देंगे। फिर आता है एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को चार्ज करते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर और राइट ऑफ करते हैं ऑल फिक्स कॉस्ट एज ए पीरियड कॉस्ट मार्जिनल कॉस्टिंग में। लेकिन एब्जॉर्प्शन क्या बोलता है? हम चार्ज करेंगे वेरिएबल एंड फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैंने यहां पर मैन्युफैक्चरिंग को रेड पेन से यूज किया है, आप लोग ध्यान रखेंगे वेरिएबल है। सुमन बोल रही है स्क्रीन भी नहीं चाहती कि कल हो। हाँ स्क्रीन नहीं चाहती, अब चालू हो गई स्क्रीन, है ना। तो कॉस्ट टू प्रोडक्शन राइट ऑफ कर देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को एज ए पीरियड कॉस्ट, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। हैंस एज ए बेसिक नीड वी हैड टू क्लासिफाई करना पड़ेगा आपके कॉस्ट को प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। फिर आप वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड जो हैं उनको ट्रीट करेंगे प्रोडक्ट कॉस्ट के तौर पर और हैंस चार्ज कर लेंगे उस प्रोडक्ट के ऊपर। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की बात करें तो उसको एज ए पीरियड कॉस्ट मानेंगे और राइट ऑफ कर देंगे। वही बात ऑलरेडी बता चुका हूं फ्रॉम फर्स्ट डे। अब मैंने आपको वो चीज जो समझाई ना उसको बाकायदा नोट्स में लिख के दी है कि बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूं ना वो मैं लिखता हूं, जो मैं बोलता हूं वो मैं लिखता हूं, है ना। याद है ना अक्षय कुमार का, जो मैं बोलता हूं वो मैं लिखता हूं, जो मैं नहीं बोलता वो भी मैं लिखता हूं, है ना। तो क्या लिखा है? फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द ईयर वी नो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। हमको पता है भैया डे 1 पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता होती है, बट वी डोंट नो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। हमको फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नहीं पता होती है, बिकॉज ऑन फर्स्ट डे वी डोंट नो हाउ मेनी यूनिट्स वी विल गोइंग टू प्रोड्यूस इन दैट पर्टिकुलर ईयर, क्योंकि हमको पता ही नहीं होता है कि भैया पूरे साल भर में हमको कितनी यूनिट बनानी है। सो वी विल टेक वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को तो लेंगे एक्चुअल पे और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट को लेंगे एब्जॉर्ब पे, और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड को एब्जॉर्ब करेंगे किस रेट पर? जो कि प्री डिटरमाइन होगी ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के बेसिस पर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, क्योंकि एक्चुअल प्रोडक्शन डे 1 पर नहीं पता होता, तो इसलिए हम लोग नॉर्मल प्रोडक्शन पर लेंगे और ये आपका फॉर्मूला आ गया। बट नाउ अनदर इशू क्या आता है? हमको उसको रिजोल्व करना है कि हमारे को कोई जरूरी नहीं है कि एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो हमारे नॉर्मल प्रोडक्शन से मैच करे, तो हमारे को उसके अंदर अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी का भी ट्रीटमेंट करना है। तो टोटल एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आ जाएगा आपका एक्चुअल मल्टीप्लाई बाय एब्जॉर्प्शन रेट। नाउ वी विल चेक, अब हम चेक करेंगे एक्चुअल ओवरहेड आपका जो था वो ज्यादा था या हमारा रिकवर ज्यादा है। दोनों में से जो भी कैलकुलेशन होगी उस हिसाब से एक्चुअल ओवरहेड और आपका प्रोडक्शन ओवरहेड के हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी को। और ओवर रिकवरी तब आएगी जब ऑब्वियस बात है एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो आपका नॉर्मल से भी ज्यादा हो जाए। भैया आपने सोचा था 10 लाख रुपए का ओवरहेड है, 50,000 यूनिट सोची थी, हर एक यूनिट से 20 रुपए रिकवर करोगे और सपोज से यूनिट जो बना दी वो बना दी आपने 55,000, तो रिकवर कितना होगा? 11 लाख। तो उस केस में ओवर रिकवरी हो जाएगी। अरे भाई साहब हमारे तो कॉस्टिंग पढ़ने वाले लोग खूब आ जाते हैं, ये बिन बुलाए मेहमान भी आ जाते हैं। तो
11 लाख होगी तो उस केस में 1 लाख ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर यही 55,000 की जगह 45,000 होगा तो आपके लिए 9 लाख होगा, तो 1 लाख अंडर रिकवर होगा। तो इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपका एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो आपके नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा है तो ओवर रिकवरी होगी, और अगर आपका एक्चुअल प्रोडक्शन आपके नॉर्मल कैपेसिटी से कम है तो अंडर रिकवरी होगी। उम्मीद करता हूं क्लियर है। सर आप अपना नोट्स देते तो बहुत ही अच्छा होता हमारे लिए, हैंड रिटन नोट्स। शुभम शाह, शुभम तुम मेरे स्टूडेंट हो क्या? मुझे कंफर्म नहीं है, एक बार मुझे अपडेट करना शुभम। फिर इनकम स्टेटमेंट आ जाता है, सेल्स में से मैन्युफैक्चरिंग एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, और फिर उसमें से आप एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, वेरिएबल और फिक्स को लेस कर दोगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ जाएगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट आ जाएगा। एडजस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आती है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, और रेट आपकी कैसे आती है वो भी बता चुका हूं। फिर रिकंसिलेशन के अंदर डिफरेंस आता है केवल स्टॉक के वैल्यूएशन के कारण से, तो वो आपका होता है। बच्चे बोल रहे हैं यस सर नोट्स दे दो प्लीज। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप लोगों के लिए ये जो नोट्स है ना, ये अगर आप चाहते हैं तो हमारी ये बुक है, हमारी ये बुक है, इस बुक के अंदर ये नोट्स ऑलरेडी इंसर्टेड है, तो आप लोग डायरेक्टली हमारी वेबसाइट से ये बुक परचेज कर सकते हो। आपको नोट्स भी उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट मिल जाएगा, एज वेल एज आपको सारे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। और एक छोटी सी अपडेट और बता दूं, हमारे आज तक इस बुक के अंदर सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं होता था, हम लोग केवल होमवर्क के सॉल्यूशन प्रोवाइड करते थे। बट वेरी सून कमिंग 10 to 15 डेज में हम लोग इसको विद सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। सर मैंने आपकी बुक परचेज कर ली थी पीयूष, ओके। और अब भाई साहब ये राधेश्याम स्वामी जो है ना, ये बेसिकली जयपुर से बिलोंग करते हैं, और राधेश्याम स्वामी नाम से आ रहे हैं और जयपुर से बिलोंग करते हैं। अभी जब रिजल्ट आया एंड अनफॉर्चुनेटली इनका क्लियर नहीं हो पाया तो ये मेरे ऑफिस चले आए, और मतलब उससे पहले ये मेरे को जानते भी नहीं थे। नेक्स्ट डे इन्होंने मेरी बुक ऑर्डर करी, उम्मीद करता हूं कि सही बुक लगी होगी। सर मैं आपकी स्टूडेंट हूं बट आपके नोट्स नहीं है मेरे पास। अंकिता वाघ, अंकिता आपने अगर मेरी क्लास, इसका मतलब सिलेबस 2016 वाली ली है तो आपके पास नोट्स लिखाए हैं। ये जो क्लास है ना, ये आपके सिलेबस 2016 के अंदर ही क्लास में लिखाए हुए हैं, अब वो आपको लिखने पड़े होंगे। 2022 में हमने उसको प्रिंटेड कर दिया। नहीं हूं सर, अगर होता तो एससीएम में इतना वीक नहीं रहता। शुभम शाह बोल रहे हैं, ओके शुभम वाज नॉट माय स्टूडेंट, ओके कोई नहीं मेरे भाई, आप लोगों को रिवीजन सेशन में आप कर देंगे हम लोग इतना तो इंप्रूव, क्योंकि कॉस्टिंग आसान है दोस्तों। ये टैगलाइन नहीं है बेसिकली, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ये मेरी टैगलाइन है, एक्चुअल में कॉस्टिंग आसान है। क्यों है? अगर आप इस तरह से कॉन्सेप्ट समझते हैं तो आसान है, कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो टफ है। तो ये रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बन जाएगा, क्योंकि ओनली रीजन जो रहता है वो आपका स्टॉक का ही रहता है। दैट्स ऑल गाइस। इसी के साथ सर मुझे आपकी सॉल्यूशन बुक चाहिए, ओके उपेंद्र आप हमारे नीचे कांटेक्ट नंबर आ रहे हैं ना, उनसे कांटेक्ट कर लेना। और भाइयों ये वाला जो चैनल है ना, इसको भी सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, इसको सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि अभी इन चैप्टर्स के मैं एमसीक्यूज जो है ना वो इसी चैनल पर लेने वाला हूं, ठीक है ना। तो आप इसको सब्सक्राइब करके रखना। हाय हाँ सर आपके लिखाए हुए हैं रेगुलर में सुमन मूवल, यस सुमन पेपर 15 जो था ओल्ड सिलेबस उसकी स्टूडेंट है। तो दैट्स ऑल गाइस, मुझे फटाफट से अपडेट कर दो इस चैप्टर के लिए आप लोगों को पूरा कितना आप लोगों को कैसा लग रहा है। पूरा 1 hour 30 minutes मतलब कि 90 मिनट्स का समय हो चुका है और ये पूरा चैप्टर फिनिश है। मुझे फटाफट से अपडेट कर दो इस चैप्टर के बारे में, आप लोगों के क्या रिव्यू हैं। अब आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा, आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ ओ भाई साहब कैसा लगा आप लोगों को यहां तक का सफर। ये आप लोगों का मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन होता है डन। मस्त सर एग्जाम के लिए फास्ट ट्रैक बैच प्रोवाइड करवा दीजिए हमारे लिए। हो अगर सॉफ्ट कॉपी होगी तो प्लीज सेंड कर दो। अंकिता सॉफ्ट कॉपी तो देना पॉसिबल नहीं है, सॉफ्ट कॉपी तो देना पॉसिबल नहीं है, हार्ड कॉपी जरूर हो जाएगा। आप ऑफिस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। एकदम क्लियर सर, घर पे बैठ के खुद से करते तो नहीं होता। थैंक यू सर, क्या बात है। प्रियंका का ये शायद मेरे हिसाब से पहला कमेंट है। फुल क्लियर सर, मजा आ गया, ऑसम, फंटास्टिक, मार्वेलस, आउटस्टैंडिंग, जय माता दी, लेट्स रॉक। एकदम क्लियर हो गया सर, क्लियर। यशवंत क्लियर। स्टडी मटेरियल से नहीं करेंगे क्या सर इंटर के लिए? स्टडी मटेरियल की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। अर्जुन भी शायद जयपुर से ही है और ये मेरा ग्रुप 2 का स्टूडेंट है। तो क्या कहूं, अब
ये जो सफर है, ये सफर उम्मीद करता हूं आप लोगों के साथ अच्छा रहा होगा। एंड मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि अभी 8:40 हो गए और मैं जिस लेवल का ब्रेक इवन एनालिसिस में जिस लेवल का कराने वाला हूं ना, उसमें थोड़ा समय जाएगा। तो गाइज मैं आप लोगों से आज के लिए बस इतना ही चाहूंगा। बस इस वाले लेक्चर को मैं यहीं पे फिनिश कर रहा हूं। दैट्स ऑल गाइज, बाय बाय, टेक केयर। दिस इज CSEMA आशुतोष लाटा साइनिंग ऑफ। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे आप लोग।